हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। कंट्रासेप्टिव क्या क्या होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उनकी डोजेज क्या होती है, कितने इफेक्टिव रहते हैं और कितने दिनों तक वो हमको प्रेगनेंसी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है और एक एक माइनर से माइनर डिटेल जो है वो मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड की है। तो ये वीडियो जो है वो मिस नहीं करना है और एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे हम लोग। कंट्रासेप्टिव के साथ साथ कुछ ब्रीफ हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग के बारे में हम लोग कंटेंट लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फैमिली प्लानिंग एंड कंट्रासेप्टिव मेथड। टुडे द टॉपिक फॉर स्टडी इज फैमिली प्लानिंग एंड द कंट्रासेप्टिव मेथड। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में एक ब्रीफ हम लोग स्टडी करेंगे एंड कंट्रासेप्टिव मेथड। बात करते हैं सबसे पहले पॉपुलेशन। व्हाट इज पॉपुलेशन एंड इट्स कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल क्या होती है? पॉपुलेशन जो नंबर है, नंबर ऑफ पीपल्स है, उन नंबर ऑफ पीपल्स को लिमिटेड करना एंड कंट्रोल करना, वो कहलाता है पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल इज द प्रैक्टिस ऑफ आर्टिफिशियली मेंटेनिंग द साइज ऑफ एनी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंट्रोल किसको कहेंगे? आर्टिफिशियली मेंटेनिंग। आर्टिफिशियली मतलब जो कि क्या नहीं हो, विच इज नॉट नेचुरल, विच इज नॉट नेचुरल। और जो हमारे जो नेचुरल तरीके हैं उनसे अगर अपन पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होती है तो उसके लिए हम कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स। तो उन मेथड्स को यूज करके हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ पीपल्स को रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? नंबर ऑफ पीपल्स को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाती है पॉपुलेशन कंट्रोल। डेमोग्राफी साइकिल की बात करें तो डेमोग्राफी साइकिल जो है वो किस तरीके से वर्क करती है? किसी भी कंट्री के लिए ये लिखा है हमने, बर्थ बर्थ एंड डेथ पर थाउजेंड पॉपुलेशन। बर्थ एंड डेथ पर थाउजेंड पॉपुलेशन। तो यहां पर ब्लू लाइन जो इंडिकेट कर रही है, ब्लू लाइन किसको इंडिकेट कर रही है? डेथ रेट को। ब्लू लाइन जो है वो डेथ रेट को इंडिकेट कर रही है और पिंक लाइन जो है वो किसको इंडिकेट कर रही है? बर्थ रेट को इंडिकेट कर रही है। किसको इंडिकेट कर रही है? बर्थ रेट को इंडिकेट कर रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फेज की। फर्स्ट फेज जो होता है वो कहलाता है हाई स्टेशनरी फेज। क्या कहलाता है? हाई स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस फेज में जो पॉपुलेशन होती है वो फिक्स रहती है, मतलब ना तो बढ़ती है ना कम होती है। जितने लोग पैदा होते हैं अप्रोक्सीमेटली उतने ही लोगों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर आप देखोगे कि पिंक लाइन भी उसी रेंज में है एंड ब्लू लाइन भी उसी रेंज में है। ये इंडिकेट करता है कि बर्थ एंड डेथ रेट्स ऑल जो है आर ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, तो ये कहलाती है हाई स्टेशनरी एज। हाई स्टेशनरी एज का मतलब क्या है? इसमें ग्रोथ, बर्थ रेट भी ज्यादा होगी, बच्चे भी ज्यादा पैदा होंगे एंड डेथ रेट भी ज्यादा है, मृत्यु भी जो होगी वो ज्यादा होगी। स्टेशनरी, स्टेशनर का मतलब होता है फिक्स। ठीक है, तो यहां पर पॉपुलेशन साइज कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। ओवरऑल पॉपुलेशन साइज कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। ठीक है, सेकेंड फेज आती है जिसमें क्या होता है? यहां पर तो पॉपुलेशन फिक्स है, इस फेज में पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। इस फेज में पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं एक्सपेंडिंग फेज। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिंग फेज। ये एक्सपेंडिंग फेज कौन सा है? सबसे पहला है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग फेज। अर्ली एक्सपेंडिंग फेज क्यों कहा? क्योंकि इसमें अब पॉपुलेशन का साइज बढ़ता है। होता क्या है? बिकॉज ऑफ द हेल्थ प्रोग्राम्स, बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज, जो डेथ रेट है वो कम होने लगती है, लेकिन बर्थ रेट जो होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। पहले जितनी होती है तो बर्थ रेट तो उतनी है, मतलब बच्चे तो उतने ही पैदा हो रहे हैं, लेकिन डेथ जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि डेथ रेट रिड्यूस हो रही है। जो मॉर्टिलिटी की, जो डिजीज की वजह से मॉर्टिलिटी थी और डिजीज कंट्रोल होने की वजह से वो मॉर्टिलिटी रिड्यूस हो गई, या ठीक है अदर जो फैक्टर थे जिनकी वजह से, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो बढ़ गई, उसकी वजह से क्या हुआ? डेथ रेट कम हो गई। तो डेथ रेट कम होने की वजह से क्या हो गया? नंबर ऑफ पीपल डाइंग जो है वो रिड्यूस हो गया, लेकिन बर्थ जो थे वो इक्वल थे। तो अब पॉपुलेशन साइज बढ़ने लगेगा, पॉपुलेशन का क्या होगा? एक्सपेंशन होगा।
तो अर्ली एक्सपेंडिंग फेज या अर्ली एक्सपेंशन फेज जिसको अपन बोलते हैं, जहां पर पॉपुलेशन बढ़ती है। सेकंड आता है लेट एक्सपेंशन फेज। इस फेज में भी क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो डेथ रेट तो कम हो रही है और साथ के साथ बर्थ रेट कम होती है, लेकिन फिर भी अभी भी क्या है, बर्थ रेट हायर है। इस फेज में भी क्या है, बर्थ रेट इक्वल है, जो पॉइंट था उसका इक्वल है, लेकिन डेथ रेट कम हो गई, तो बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में क्या बन गया, गैप बन गया। ठीक है। और इस फेज में जहां पर लेट एक्सपेंशन वाली फेज है, इसमें भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बर्थ रेट भी डिक्रीज हो रही है, डेथ रेट भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन कंपेरेटिवली बर्थ रेट अभी भी डेथ रेट से हायर है। ठीक है। तो यहां पर भी पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, और ये कहलाता है लेट एक्सपेंशन स्टेज। उसके बाद आती है फोर्थ स्टेज। इसमें क्या होता है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट फिर से क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। बर्थ रेट एंड डेथ रेट फिर से इक्वल हो जाती है, लेकिन अब कैसे लेवल पर है, लोअर लेवल पर है। जैसे एग्जांपल के लिए माने, अगर इस वक्त बर्थ रेट 4 है, तो इस वक्त बर्थ रेट कितनी होगी, 2 होगी। अगर इस वक्त डेथ रेट 4 है, तो यहां पर डेथ रेट कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है। तो ये लोअर लेवल पर है, मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ भी स्लो हो गई एंड डेथ रेट भी जो थी वो स्लो हो गई। तो यहां पर क्या होगी, पॉपुलेशन फिर से फिक्स हो जाएगी। ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं लो स्टेशनरी फेज। क्या बोलते हैं इसको अपन, लो स्टेशनरी फेज बोलते हैं। ठीक है। उसको हाई स्टेशनरी फेज कहेंगे, इसको अपन क्या कहेंगे, लो स्टेशनरी फेज कहेंगे। ठीक है। और यहां पर पॉपुलेशन इक्वल हो गई, लेकिन यहां पर जो पॉपुलेशन साइज था वो हायर था, यहां पे पॉपुलेशन साइज जो था वो कंपेरेटिवली लोअर है। क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आती है, फिफ्थ फेज, इसको अपन बोलते हैं डेक्लाइन। इस डिक्लाइन फेज में क्या होता है, बर्थ रेट रिड्यूस होती है, लेकिन डेथ रेट जो है वो इक्वल है। अब क्या होगा, पहले क्या थी, बर्थ रेट ज्यादा थी, पैदा ज्यादा हो रहे थे, मृत्यु कम हो रही थी। ठीक है। तो उसकी वजह से पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा था। यहां पर क्या है कि जो डेथ रेट है वो इक्वल है, लेकिन बर्थ रेट घटना स्टार्ट हो गई, बर्थ रेट जो थी वो कम हो गई। तो अब जो गैप आएगा, वो गैप क्या रहेगा, वो जो गैप आएगा उसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन में डेक्लाइन स्टार्ट होगा। क्लियर है। तो डेक्लाइन स्टार्ट होगा, इसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन के नंबर्स कम होंगे, मतलब पीपल्स के नंबर कम होंगे और पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होगा। नाउ वी टॉक अबाउट द फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो है वो इसलिए चलाया गया था ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन थी और कई साइंटिस्ट ने, ठीक है, जो सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये चिंता जताई थी कि अगर ये पॉपुलेशन इसी तरीके से बढ़ती रही तो लोगों के लिए रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी। ठीक है। सुविधाओं की कमी हो जाएगी और लोग जो है वो भुखमरी का शिकार होंगे, स्टारवेशन का शिकार होंगे। इसके लिए क्या करना चाहिए, हमको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। तो प्रोग्राम आया था नेशनल नेशनल प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग। नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग दुनिया का सबसे पहला पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम था, जिसको कि किसने स्टार्ट किया था, इंडिया ने किया था। कब किया था, 1952 में। इंडिया के द्वारा पॉपुलेशन को लेकर के, पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के जो प्रोग्राम चलाया गया था, उसका पूरा नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग। और दुनिया का फैमिली दुनिया का पॉपुलेशन कंट्रोल करने को लेकर के ये पहला प्लान है। ठीक है। Population control is the practice of artificially maintaining the size of any population. नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग स्टार्टेड ऑन 1952। इसमें कौन एलिजिबल है, ऐसे कपल्स जो कि चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हीं पे फोकस किया जाएगा। जैसे फीमेल है, उसका रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कितना होता है, 15 to 45 ईयर। मतलब ये एज ग्रुप ऐसा है जिसमें फीमेल बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है, तो इसी ग्रुप को टारगेट किया गया है। इससे ऊपर की जो फीमेल्स होंगी मोर देन 45 ईयर्स, उनके अंदर चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो ऐसी फीमेल्स को फोकस नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनमें ऑलरेडी दे आर नॉट प्रोडक्टिव एनीमोर। ठीक है। तो वहां पर जो रिसोर्सेज है उनको यूज नहीं किया जाएगा। किसको ग्रुप को टारगेट किया जाएगा, 15 to 45 ईयर जो है उस ग्रुप को टारगेट किया जाएगा। और अगर हम बात करें टू चाइल्ड पॉलिसी
ये अभी तक इंडिया में लागू नहीं है, लेकिन अभी कुछ स्टेट हैं जिसने इनको अडॉप्ट करना स्टार्ट किया है। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है आसाम का। आसाम ने टू चाइल्ड पॉलिसी को स्टार्ट कर दिया। हालांकि टू चाइल्ड नॉर्म्स, पॉलिसी का मतलब होता है कोई कानून बनकर, लॉ बन जाना, तो ऐसा कोई लॉ नहीं है, ठीक है। पहले था टू चाइल्ड नॉर्म्स, लोगों के अंदर अवेयरनेस की गई थी ताकि वो खुद से ही दो बच्चे प्रोड्यूस करने की जो प्रक्रिया है, दो बच्चे तक सीमित रहे, थर्ड चाइल्ड को वो अवॉइड करें, ठीक है। तो ये एक नॉर्म्स बनाया गया था, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए थे ताकि लोग खुद से इस चीज के लिए मोटिवेट हो। टू चाइल्ड जो है वो एज ए लॉ एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन अभी असम ने रिसेंटली इस टू चाइल्ड पॉलिसी को, सबसे पहला स्टेट है इंडिया का जिसने इस टू चाइल्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया है, पॉलिसी डेवलप की है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट हैं जो कि इसके बारे में प्लान कर रहे हैं और जल्दी अप्लाई कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो यूपी एंड कर्नाटका। यूपी एंड कर्नाटका दो स्टेट हैं जो कि रिसेंटली, मतलब जल्दी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आसाम इज द फर्स्ट स्टेप फॉर इंप्लीमेंटिंग द टू चाइल्ड पॉलिसी इन द इंडिया, ठीक है। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल प्रोग्राम्स फॉर फैमिली प्लानिंग स्टार्टेड, इज योर आंसर इज 1952। क्या है आपका आंसर? 1952, ठीक है, 1952। एंड इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम। दुनिया का पहला अपने आप में पॉपुलेशन को लेकर के एक प्रोग्राम है, दुनिया का पहला प्रोग्राम है जिसको कि किस कहां पे स्टार्ट किया गया? इंडिया के अंदर स्टार्ट किया गया। क्लियर है? तो एक फैमिली प्लानिंग है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका बनता है 1952 कब लॉन्च हुआ था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन में, ये लोगो दिखा करके आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर ये सिंबल आपको देखने को मिले, अगर ये स्टेटमेंट आपको मिले, जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार, तो हम समझ सकते हैं कि ये फैमिली प्लानिंग का है। लेकिन ये नहीं दिया जाएगा, केवल इतना सा लोगो आपको दिया जाएगा। एक इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है, रेड कलर का इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है, जिसमें एक फैमिली एंड वन चाइल्ड जो है इसके सिंबल में दिखाया गया है। तो ये जो लोगो है वो किसका लोगो है? फैमिली प्लानिंग का लोगो है। तो ये इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन जब आते हैं तो वहां पे इसकी 100% संभावना बनती है, और इससे पहले के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो लोगों को ध्यान रखना है। और जितने भी लोगो है इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जब हम कम्युनिटी की बात करें तो वहां पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे हमने एड्स के अंदर पढ़ा था, रेड रिबन, रेड रिबन का जो सिंबल है वो एड्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग डिजीज के लिए, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग लोगो प्लान किए गए हैं। तो वो लोगो आपसे पूछे जा सकते हैं। WHO का लोगो दे करके पूछा जा सकता है, किस एजेंसी का लोगो है, या यूनिसेफ का दे करके पूछा जा सकता है। तो इसी तरीके से ये वाला लोगो दे करके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि द लोगो बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग भी अपने आप में एक हेल्थ प्रोग्राम्स है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो ऑब्वियसली लोगों का जो हेल्थ स्टेटस है वो इंप्रूव होगा, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट बनते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या होते हैं? दीज आर द मेथड्स, दीज आर द मेथड्स, ये वो तरीके हैं विच मे बी यूज्ड टू prevent pregnancy. These are the method which may be used to prevent pregnancy and to maintain spacing between the child. क्या कहना चाह रहा है ये ऐसे वो तरीके हैं जिसके द्वारा आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हो, ठीक है। सेक्सुअल एक्टिविटी जब होगी तो प्रेगनेंसी के चांसेस बनेंगे। तो ये मेथड अगर आप यूज करते हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस रिड्यूस होते हैं, ठीक है। और अगर आप दो बच्चों के बीच में अंतर करना चाहते हो, टाइम लेना चाहते हो, तो वो स्पेसिंग भी आप मेंटेन कर सकते हो। तो ये कुछ मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं, कुछ डिवाइसेज हैं, कुछ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, कुछ ओरल पिल्स हैं, अलग अलग तरीके के हैं। तो उनके बारे में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि क्या क्या आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं।
तो इसमें पहला जो आता है आपका रिवर्सिबल मेथड। रिवर्सिबल मेथड, रिवर्सिबल मेथड क्या होते हैं? ये वो मेथड होते हैं कि आपको जब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आप इनको यूज कीजिए, और जब आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो आप इनको यूज करना बंद कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, ये रिवर्सिबल मेथड है, तो जब प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हो तो इन मेथड्स को बंद कर देंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। ठीक है। दूसरे होते हैं परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड, इसमें क्या होगा कि इसमें परमानेंटली इस तरह की प्रोसीजर्स हैं परमानेंटली कि आप फ्यूचर में अगर प्रेगनेंसी प्लान करना चाहें तो फिर वो आपके लिए ऑप्शन नहीं बचता है, तो इसमें आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते। तो परमानेंट मेथड में हमारे आता है फीमेल स्टेरिलाइजेशन, फीमेल स्टेरिलाइजेशन एंड मेल स्टेरिलाइजेशन। फीमेल स्टेरिलाइजेशन एंड मेल स्टेरिलाइजेशन, जिसमें अपना मेल में आता है NSV, नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी, जो कि एडवांस टेक्निक है। ठीक है। और फीमेल स्टेरिलाइजेशन में आता है आपके मिनी लैप और लेप्रोस्कोपिक, लेप्रोस्कोपिक ट्यूबल लाइगेशन। लेप्रोस्कोपिक ट्यूबल लाइगेशन, इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये दो तरीके हैं जो कि परमानेंट मेथड हैं, और इसमें क्या होता है कि इस तरीके से जो स्पर्म है उसको रिलीज होने से रोका जाता है या ओवम को रिलीज होने से रोका जाता है ताकि प्रेगनेंसी ना हो। तो ये परमानेंट मेथड है, इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते, और अगर आपने ये मेथड यूज कर लिए तो फ्यूचर में आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते नेचुरल मेथड के द्वारा। उसके लिए बाद फिर आपको IVF टेक्निक पर जाना पड़ेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल मेथड की। तो इसमें कुछ डिवाइस तो ऐसी होती है जिनको कि आप यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हो, कुछ डिवाइस ऐसी होती है जिनको कि आप यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हो, और ये डिवाइस कहलाती है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या कहलाती है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहलाती है, जिनको कि आप यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हो, और ये कहलाती है शॉर्ट में क्या? IUD। क्या कहलाती है? IUD। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या आते हैं आपके? हार्मोनल IUD आती हैं, हार्मोनल IUD आती हैं। ठीक है। कॉपर टी आती है। इसके अलावा आपकी आती है हार्मोनल IUD, कॉपर टी। ठीक है। एंड नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड IUDs, मतलब इसमें ना तो हार्मोन होता है ना ही कॉपर होता है, एक सिंपल प्लास्टिक की पॉलीएथिलीन की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इंट्रायूटेराइन हो गया। दूसरा हो गया हार्मोनल मेथड, हार्मोनल मेथड। अब हार्मोनल मेथड्स में क्या क्या मिल सकता है आपको? हार्मोनल मेथड में या तो आप टैबलेट ले सकते हो, टैबलेट फॉर्म में आएंगी हार्मोन्स। ठीक है। तो जिसको कि अपन बोलते हैं OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलेंगे इसको अपन, ओरल, जिनको कि माउथ के द्वारा लिया जाता है वो कहलाती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो कि टैबलेट फॉर्म में होती है। ठीक है। दूसरा होता है इसमें इंजेक्शन, जिसको कि अपन बोलते हैं शॉट, शॉट होते हैं इंजेक्शन फॉर्म में। ठीक है। तीसरा होता है इसमें इम्प्लांट। तीसरा क्या होता है? इम्प्लांट। बॉडी के अंदर एक ऐसा इम्प्लांट इंसर्ट कर दिया जाता है जो कंटिन्यूअसली जो है हार्मोन रिलीज करता रहे। तो यहाँ पर तो आपको टेबलेट रोज लेनी पड़ेगी, इंजेक्शन भी आपको लगवाना पड़ेगा, जो कि कुछ टाइम के लिए 2 to 3 मंथ्स के लिए आपको प्रोटेक्शन देगा। इम्प्लांट जो है वो आपको 3 साल के लिए प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ठीक है। इम्प्लांट के बाद पैचेज होते हैं, पैचेज एंड हार्मोनल वेजाइनल रिंग। हार्मोनल वेजाइनल रिंग होगी, जिसको कि सर्विक्स के नीचे लगाया जाएगा। वेजाइनल रिंग होगी, हार्मोनल वेजाइनल रिंग, जिसको सर्विक्स के नीचे लगाया जाएगा, और ये जो रिंग है वो भी हार्मोन रिलीज करने का काम करेंगे। तो ये हार्मोनल मेथड्स हैं। ठीक है। OCP के अंदर भी, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में भी 3 प्रकार की पिल्स आती है। OCP की बात करें तो OCP में भी 3 प्रकार की पिल्स आती हैं। पहला आता है कंबाइंड पिल्स, जिसमें 2 हार्मोन रहते हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल से आगे स्टडी करेंगे। कंबाइंड पिल्स होती है। दूसरी होती है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, POP होती है। ठीक है। और एक नया कंसेप्ट मार्केट में आया है जिसको कि अपन बोलते हैं नॉन हार्मोनल पिल्स, नॉन हार्मोनल पिल। मतलब बाकी ये एक नया कंसेप्ट है, एक नई पिल जो है गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है, उसको जो है आइडेंटिफाई किया है। ठीक है।
उसको रिकॉग्नाइज किया है और वो नॉन हार्मोनल नॉन स्टेरॉइडल पिल्स है जिसको जो है यूज करके प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो दुनिया की पहली नॉन हार्मोनल पिल्स है जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, शॉर्ट की बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार की मेडिसिन है, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया हार्मोनल मेथड। और तीसरा आता है आपका वेरियर मेथड। क्या आता है? तीसरा आता है वेरियर मेथड, जिसमें आप यूज करोगे मेल कॉन्डोम। वेरियर मेथड में आएगा आपका मेल कॉन्डोम, ठीक है, फीमेल कॉन्डोम, स्पंज, वेजाइनल स्पंज, डायफ्राम, मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, वेजाइनल स्पंज, डायफ्राम एंड वेजाइनल कैप, जिसको क्या अपन बोलते हैं सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप। ठीक है, तो मेल कॉन्डोम हो गया वेरियर मेथड में, मेल कॉन्डोम हो गया, फीमेल कॉन्डोम हो गया, स्पंज हो गया, डायफ्राम हो गया और सर्वाइकल कैप हो गया। इसके अलावा स्पर्मिसाइड हो गया। क्या हो गया? स्पर्मिसाइड। ये हो गया आपका बैरियर मेथड। उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपका इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का कंसेप्ट। इमरजेंसी मतलब पोस्ट कॉइटल पिल्स, इसको अपन बोलते हैं पोस्ट कॉइटल पिल बोलते हैं, इमरजेंसी पिल बोलते हैं। अगर आपने कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रखा है, कोई हार्मोनल टेबलेट्स पहले से नहीं ले रहे और सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई और आपको सस्पेक्टेड है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, तो इस केस में इमरजेंसी पिल्स काम में आती हैं और इनको 72 घंटे के अंदर लेना होता है। कब होता है? 3 दिन के अंदर लेना होता है, 72 आवर्स के अंदर लेना होता है। तो इमरजेंसी एक तो पिल्स होती है और दूसरी होती है इमरजेंसी आईओडी। आईओडी में कुछ नहीं होता है, बस कॉपर टी आप यूज कर सकते हो एज ए इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी। आप कॉपर टी इंसर्ट करा सकते हो ताकि फीटस का अगर जो एम्ब्रियो बना भी है तो उसका इम्प्लांटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेथड्स हैं रिवर्सिबल मेथड, जिसमें आपका आता है पहला इंट्रायूटेराइन डिवाइस आती है जिसमें आपकी हार्मोनल आती है, कॉपर टी आती है, नॉन मेडिकेटेड आईडीज आती हैं। दूसरा आता है आपका हार्मोनल मेथड जिसमें आपकी आती है टेबलेट, जिसको कि अपन बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं। शॉर्ट मतलब इंजेक्शन, शॉर्ट मतलब इंजेक्शन, इंजेक्टेड फॉर्म में आती हैं। इम्प्लांट्स आते हैं, पैचेज आते हैं एंड वेजाइनल रिंग आती है। ठीक है, उसके बाद आपके ओसीपी में भी 3 टाइप की ड्रग्स हैं, कंबाइंड ड्रग्स हैं, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स है, नॉन हार्मोनल पिल्स है। वेरियर मेथड्स में आते हैं आपके मेल कॉन्डोम्स, फीमेल कॉन्डोम, स्पॉन्ज, ड्राइफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड स्पर्मिसाइड। एंड इमरजेंसी पिल्स में आपके आते हैं आईपीएल, अनवांटेड 70, इस तरह की मेडिसिन आती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये आपका एक ओवरव्यू है आपके कंट्रासेप्टिव मेथड्स का। तो पिक्चर से समझेंगे हम आसानी से, कोई इश्यू नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहला है आपका हार्मोनल आयोडीज, लिवोनॉर्गेस्ट्रल्स। ये जो लिवोनॉर्गेस्ट्रल्स है वो किसका सब्स्टिट्यूट है? ये प्रोजेस्टेरोन का सब्स्टिट्यूट है। किसका सब्स्टिट्यूट है? प्रोजेस्टेरोन का। प्रोजेस्टेरोन जो है वो क्या है? नेचुरल है। और लिवोनॉर्गेस्ट्रल क्या है? ये सिंथेटिक है, मतलब आर्टिफिशियल है। क्या है ये? आर्टिफिशियल मतलब सिंथेटिक। आर्टिफिशियल सिंथेटिक है लिवोनॉर्गेस्ट्रल, जिसको कि यूज किया जाता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। इसमें 2 प्रकार की जो है पॉपुलर डिवाइसेज हैं। सबसे पहला तो इनका फीचर्स क्या है, ये कैसी होती है? टी शेप होती है, जैसे कि कॉपर टी होती है, कॉपर टी भी टी शेप की होती है, ये भी कैसी होती है? टी शेप की होती है। ठीक है, तो इसमें एक मेडिसिन आती है प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टासर्ट। ठीक है, और एक होती है एलएनबी, लिवोनॉर्गेस्ट्रल। एलएनजी, लिवोनॉर्गेस्ट्रल 20। ठीक है, एलएनजी 20 होती है जिसको कि अपन बोलते हैं मेरिना, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं? मेरिना बोलते हैं। और एक होती है प्रोजेस्टासर्ट। प्रोजेस्टासर्ट जो होती है वो 65 mg, सॉरी 65 mcg, कितना? 65 माइक्रोग्राम पर डे जो होती है वो रिलीज करती है। कहाँ इंसर्ट की जाती है? यूट्रस के अंदर इंसर्ट की जाती है। ठीक है, तो यूट्रस के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे। टी शेप की होती है दोनों। एक जो होती है वो होती है प्रोजेस्टासर्ट,
एक जो होती है वो होती है प्रोजेस्टासर्ट, और एक जो होती है वो होती है LNG-20। LNG-20 होती है जिसको कि अपन बोलते हैं मेरिना। इंपॉर्टेंट है, मेरिना का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। मेरिना का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरिना के नाम से पूछ लिया जाता है। मेरिना इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड? इट इज हार्मोनल आईयूडी। क्या है ये? हार्मोनल आईयूडी है। ठीक है। LNG-20 जो है वो 15 माइक्रोग्राम पर डे हार्मोन रिलीज करती है। क्या करती है? 15 जो है माइक्रोग्राम पर डे हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है। अगर हम रूट कंसेप्ट की बात करें कि आयोडी जो है वो किस तरीके से काम करती है, तो आयोडी जो होती हैं वो यूट्रस के अंदर जो म्यूकस होता है उसको थिक बनाती हैं, उसको थिक बनाती हैं, और दूसरा इम्प्लांटेशन को रोकती है। तो थिक होने से क्या होगा? स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाएगी और स्पर्म जो है वो एग तक नहीं पहुंच पाएगा थिक म्यूकस की वजह से। तो स्पर्म को नॉन मोटाइल बनाती हैं और साथ के साथ इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती हैं, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती हैं। कौन? आयोडीज, जो कि आपके वेजाइना के अंदर यूज किए जाते हैं। हार्मोनल जो जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सब क्या प्रिवेंट करती है? ओव्यूलेशन रोकती है। क्या रोकती है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन रोकती है मतलब एग को रिलीज होने से रोकती है, और अगर एग रिलीज नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है। तो हार्मोनल मेथड जितने भी हैं वो एग को रिलीज होने से रोकते हैं। बैरियर मेथड जो होते हैं वो स्पर्म को यूट्रस के अंदर जाने से रोकते हैं, वेजाइना के अंदर या यूट्रस के अंदर जाने से रोकते हैं। ठीक है। और इमरजेंसी पिल जो होती है ये भी अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके इम्प्लांटेशन को, ठीक है, वो रोकेगी। क्लियर है? तो ये एक रूट कंसेप्ट है इनका कि किस तरीके से काम करते हैं। तो बात करते हैं हम लीवोनॉर्जेस्ट्रल की। ठीक है। तो एक तो इसमें होती है प्रोजेस्टासर्ट और एक होती है LNG-20 जो कि मोस्टली इंडिया के अंदर यूज की जाती हैं, और इनको लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोजेस्टेरॉन इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? आपको डिवाइस का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। क्लियर है? तो प्रोजेस्टासर्ट एंड मेरिना जो है दोनों कैसे हैं? हार्मोनल आयोडीज हैं, और ये आपके थर्ड जनरेशन आयोडीज इनको कहा जाता है। थर्ड जनरेशन आयोडीज क्योंकि ये लेटेस्ट मेथड है आयोडीज का, इंट्रायूट्राइन डिवाइस का। ठीक है। तो इनको जो है यूट्रस के अंदर फिट कर दिया जाता है और ये स्लोली स्लोली जो है आपका हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन सा? लीवोनॉर्जेस्ट्रल, जो कि प्रोजेस्टेरॉन का क्या है? सिंथेटिक फॉर्म है। ठीक है। तो ये दो प्रकार की आयोडीज होती हैं। ये जो इनकी विंग्स होती है ये कैसा अपीयरेंस देती है? टी शेप का अपीयरेंस देती है, इसलिए क्या कहा जाता है इनको? टी। कैसी शेप होती है इनकी? टी शेप होती है। दो एग्जांपल हमने पढ़े थे। प्रोजेस्टासर्ट रिलीज लीवोनॉर्जेस्ट्रल एट रेट 65 mcg पर डे। कितना रिलीज करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। यहाँ पे चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, चार नहीं पांच। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्मोनल आईडीज कौन सी है? प्रोजेस्टासर्ट जो कि कितना रिलीज करती है? 65 mcg पर डे। दूसरी है मिरेना, LNG-20 जो कि जिसके अंदर कितना होता है? 52 mg लीवोनॉर्जेस्ट्रल फिलअप होता है, और जो कि डेली कितना रिलीज करती हैं? 15 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज करती हैं। ठीक है। बात करते हैं इनकी फेलियर रेट की। तो ये जो मेडिसिन होती हैं, ये जो आयोडीज हैं वो हाईली इफेक्टिव होती हैं। कैसी होती हैं? हाईली इफेक्टिव। ठीक है। तो फेलियर रेट इतना है, इसका मतलब क्या है कि अगर 1000 विमेंस है तो 1000 में से एक को प्रेगनेंसी होने के चांसेस है। ठीक है। अगर फेलियर रेट की अगर हम बात करें तो इसमें भी कैटेगरीज हैं। अगर आपका फेलियर रेट 0 to 0.9 है तो ऐसी कंट्रासेप्टिव मेथड्स क्या कहलाते हैं? हाईली इफेक्टिव कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? हाईली इफेक्टिव कहलाते हैं। तो जो भी इस रेंज में आएंगे उसको अपन हाईली इफेक्टिव कहेंगे। तो ये जो मेथड्स है हार्मोनल आयोडीज का वो एक हाईली इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव मेथड्स है, क्योंकि इसका जो फेलियर रेट जो होता है वो होता है 0.1 to 0.4%। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 विमेंस हैं तो उसमें 0.1 विमेंस को होगा। इसको अगर अपन और सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब कि 1000 वुमेन में से एक वुमेन के अंदर क्या हो सकती है? प्रेगनेंसी हो सकती है, चांसेस बनते हैं। ठीक है। रेयर केस हो जाता है। इनमें से जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स है उनमें से कोई भी 100% परफेक्ट मेथड नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा हाईली इफेक्टिव मेथड्स की हम लोग बात कर सकते हैं। इनके अलावा हम जो भी मेथड्स पढ़ेंगे उन सब की फेलियर रेट
इनसे हाई रहेगी, मतलब उनमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस इस मेथड्स के बजाय ज्यादा है। तो हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है, ठीक है। तो फेलियर रेट जो है वो इसका है 0.1 टू 0.4। और अब हम बात करते हैं कि कितने टाइम तक प्रोटेक्शन करती है ये, टाइम ड्यूरेशन कितने टाइम तक प्रोटेक्शन करती हैं। तो 7 to 10 ईयर्स, कितना, अगर आपने एक बार लगवा लिया तो 7 से 10 साल तक आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ना ही किसी भी प्रकार का जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने की जरूरत है। हाईली इफेक्टिव डिवाइस है हार्मोनल आयोडीज, ठीक है, लेकिन कुछ इनके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिनकी वजह से ये एक सूटेबल मेथड नहीं होता। हालांकि इफेक्टिवनेस में हाई है, नो डाउट, लेकिन कुछ आयोडीज के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे जब सारा हम क्लासिफिकेशन जो आयोडीज का वो डिस्कस करने के बाद हमें देखेंगे कि इनके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। क्लियर है। तो 7 से 10 साल का जो टाइम है वो इनकी इफेक्टिवनेस है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हार्मोनल आयोडीज इज इफेक्टिव फॉर द पीरियड ऑफ, हार्मोनल आयोडीज इज इफेक्टिव फॉर द पीरियड ऑफ, देन योर आंसर विल बी 10 ईयर्स। क्लियर है। तो यहां पर कितने क्वेश्चन पढ़े हमने, पहला प्रेगा सर्ट का, प्रोजेस्टा सर्ट का था, और दूसरा था मिरेना का। मिरेना जो है वो 15 mcg लीवोनॉर्जेस्ट्रल पर डे रिलीज करती है यूट्रस के अंदर। अब ये क्या काम करेगी, जैसा कि मैंने बताया कि ये यूट्रस का जो म्यूकस होता है उसको थिक बनाएगी ताकि स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाए। तो स्पर्म की मोटिलिटी कम होगी तो ये ओवम तक नहीं पहुंचेगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉपर टी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉपर टी इंट्रायूट्राइन डिवाइस की। कॉपर टी आयोडीज की हम लोग बात करते हैं। तो कॉपर टी क्या काम करती है, जैसे हार्मोनल आयोडीज में तो क्या था, हार्मोन फ्लप था, कौन सा, लीवोनॉर्जेस्ट्रल हार्मोन फ्लप था। यहां पर क्या है, आपको ये जो ब्राउन वायरिंग आपको दिखाई दे रही है, ये क्या आपकी कॉपर, किसकी बनी है, ये कॉपर की बनी है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉपर। और शेप कैसा है इसका, टी के जैसा है, तो कॉपर टी कहा जाता है। ठीक है। तो ये इस पोजीशन में होती है, इसको आप यूट्रस के अंदर इंसर्ट करोगे। तो यूट्रस के अंदर इंसर्ट करने के बाद जब ये प्रॉपर पोजीशन में हो जाए तब आप इन थ्रेड्स को क्या करोगे, खींचोगे। आप इन थ्रेड्स को खींचोगे, खींचने से क्या होगा कि ये जो विंग्स हैं वो क्या होंगे, सीधे हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। तो ये यूट्रस के अंदर फिट हो जाएगी। ठीक है। तो ये इसका जो विंग्स होते हैं वो इसका पर्पज होता है। विंग्स जो है, जब आप कॉपर टी को फिट करते हो तो विंग्स जो है वो बाहर दिखने चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर जब इनको निकालने की जरूरत पड़े, ठीक है, तो इनको आसानी से निकाला जा सके। तो ये जो विंग्स, ये जो वायर्स होते हैं, थ्रेड होते हैं, ये वेजाइना के अंदर तक आते हैं, आपको फील हो जाते हैं। ठीक है। तो पहला तो क्या है इसका, इसको कॉपर टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एलिमेंट कौन होता है, कॉपर होता है। और कॉपर जो होता है वो किसका काम करता है, स्पर्मिसाइडल का काम करता है। किसका काम करता है, स्पर्मिसाइडल का। स्पर्मिसाइडल का काम करता है, मतलब ये स्पर्म का जो स्पर्म को किल करने का काम करेगा। ठीक है। तो अलग अलग तरीके की कॉपर टी मार्केट में है। इंडिया में जो करंटली यूज की जाती है वो है कॉपर टी 380A एंड कॉपर टी 375A। ये दो कॉपर टी जो है वो वाइडली यूज की जाती हैं। अभी करंटली जो इंपॉर्टेंट आयोडीज जो कि यूज की जाती है कॉपर टी की, वो है कॉपर टी 380A। और इसकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो कितनी होती है, 10 ईयर्स तक होती है। कितनी होती है, 10 ईयर्स तक होती है। एंड 375 की जो इफेक्टिवनेस होती है वो कितनी होती है, 5 ईयर्स तक होती है। कितनी होती है, 5 ईयर्स तक होती है। समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए हर पॉइंट यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, हर पॉइंट में एक क्वेश्चन बनता है। और जितने भी हम इसमें डिस्कशन कर रहे हैं टॉपिक, अपने आप में एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कॉपर टी 380 का क्वेश्चन 100% आया था एग्जाम में। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में, और पूछा गया था कि कितने टाइम तक इफेक्टिव होती है, आंसर था आपका 10 ईयर। क्लियर है। अब बात आती है कि जो रेंज होती है, कॉपर टी तो समझ में आ गया, कॉपर की बनी होती है और टी शेप में होती है। लेकिन जो 380 है उसका मतलब क्या है कि इसमें 380 mg कॉपर होता है। क्या होता है, 380 mg कॉपर होता है। 375 में क्या होता है, 375 mg कॉपर होता है। तो कॉपर का जितना अमाउंट होता है उस अमाउंट के आधार पर इस कॉपर टी को नाम दे दिया जाता है। इसके अलावा कुछ कॉपर टी, कॉपर
T375 स्लिम लाइन कॉपर टी यूज होती है। स्लिम लाइन का मतलब उनका साइज पतला होता है, ताकि जिसका थिन बॉडी बिल्ट होता है, जिसका यूट्रस सकड़ा होता है, उसके अंदर वो आसानी से फिट बैठ सकती हैं। और नहीं तो अगर बड़े साइज के आप लगा दोगे तो फिर उसके अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कॉपर टी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 380A का, ध्यान रखना 10 ईयर। 375 जो होती है उसकी इफेक्टिवनेस कितनी होती है, 5 ईयर होती है। और इसकी जो इफेक्टिवनेस होती है कॉपर टी डिवाइस की, इसकी जो फेलियर रेट होती है, फेलियर रेट की अगर हम बात करें, फेलियर रेट जो होती है वो कितनी होती है, 0.8%। कितनी होती है, 0.8%। तो अगर हम बात करें कि कॉपर टी जो है वो लेस इफेक्टिव है बजाय हार्मोनल के, हालांकि ये रेंज में है, आपकी एक की रेंज में है, तो ये भी हाईली इफेक्टिव मेथड है, लेकिन हार्मोनल आयोडीज के बजाय इसकी इफेक्टिवनेस कम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन मेडिकेटेड। तो जैसे हमने बात की थी कि हार्मोनल आयोडीज के अंदर हार्मोन प्रेजेंट था, कौन सा, लीवोनोरजेस्ट्रल हार्मोन प्रेजेंट था, इंपॉर्टेंट हार्मोन है। और मोस्टली जो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है या कोई भी इम्प्लांट्स होते हैं, उन सब में यही हार्मोन का ज्यादातर यूज किया जाता है। यही इसी डेरिवेटिव, इसी फॉर्म का, प्रोजेस्टेरोन के इसी फॉर्म का ज्यादातर यूज किया जाता है। अदर फॉर्म भी होते हैं इसके, लेकिन उनको लेस यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा जो कंपोजिशन बनाता है कंट्रासेप्टिव्स का वो लीवोनोरजेस्ट्रल बनाता है। ठीक है, तो हार्मोनल आयोडीज में लीवोनोरजेस्ट्रल होता है, और कॉपर टी में कॉपर को यूज किया जाता है। उसके बाद आते हैं मेडिकेटेड आयोडीज। मेडिकेटेड आयोडीज में कुछ नहीं होता, ठीक है, बस इसमें क्या होता है, एक सिंपल डबल शेप, क्या होती है, डबल शेप, डबल एस शेप आयोडीज होती है, जो कि किसकी बनी होती है, पॉली एथिलीन की बनी होती है, जो कि किसकी बनी होती है, पॉलीएथिलीन की बनी होती है। ठीक है, इसमें बेरियम सल्फेट फिल्ड होता है। बेरियम सल्फेट का कोई खास रोल नहीं है, बस इसका कितना क्या रोल है कि ये एक्सरेज में अपीयर हो जाता है, तो हम इसकी पोजीशन को पता लगा सकते हैं। और ये जो आयोडीज है इसको अपन बोलते हैं लिपस लूप्स। लिपस लूप्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लिपस लूप्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिपस लूप्स। लिपस लूप्स जो होती है वो किस टाइप की आईडीज है, हार्मोनल है या कॉपर फिल्ड है या नॉन मेडिकेटेड है। तो आपका आंसर होगा नॉन मेडिकेटेड आईडीज है। आईडी है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, उसके अंदर लगाया जाता है इसको। ठीक है, लेकिन ये कैसी होती है, डबल एस शेप्ड होती है और नॉन मेडिकेटेड होती है, मतलब ना तो इसमें कोई हार्मोन होता है ना ही कोई कॉपर एलिमेंट होता है। ये किसको प्रिवेंट करेगी, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है। क्लियर है, तो ये लिपस लूप नाम है इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लिपस लूप्स इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो वहां पे आपसे ऑप्शन दे करके पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आयोडीज जितनी इफेक्टिव है उतना ही इसके कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा है, प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम से पहले हम समझते हैं कि इसको लगाते कम है। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के दौरान लगा सकते हैं इसको, और विद इन 10 डेज ऑफ बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन शुरुआत होने के 10 दिन के अंदर हम इसको लगा सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है तो फिर इसको यूज नहीं करना है। ठीक है, इसको नहीं लगाना है। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो सर्वाइकल कैनाल जो होती है वो वाइडर होती है एंड रिलैक्स होती है। जो सर्वाइकल कैनाल होती है वो वाइडर होती है, सॉफ्ट होती है एंड रिलैक्स होती है। तो कॉपर टी या किसी भी आयोडीज का इंसर्शन जो होता है यूट्रस के अंदर वो इजी हो जाता है। ठीक है, इसलिए ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन लगाया जाता है इसको। दूसरा कब लगाते हैं, इमीडिएट पोस्ट पार्टम इंसर्शन आफ्टर द डिलीवरी विद इन 1 वीक ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक। ठीक है, आफ्टर द डिलीवरी जो है वो फर्स्ट वीक के अंदर इसको लगाया जाना चाहिए। बिफोर द विमन लीव्स द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल छोड़ने से पहले, आफ्टर द डिलीवरी हॉस्पिटल छोड़ने से पहले 1 वीक के अंदर अंदर इसको लगाया जाना चाहिए। अगर उस वक्त नहीं लगती है और वुमेन बाद में आती है लगवाने के लिए, तो पोस्ट परपेरल पीरियड में हम इसको लगा सकते हैं आफ्टर 6 to 8 वीक। ठीक है, जब परपेरल पीरियड खत्म हो जाता है, कितने टाइम का होता है, 6 वीक्स का होता है परपेरल पीरियड, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हमने कहा 6 to 8 वीक आफ्टर हम लोगों को ये लगाना चाहिए। ठीक है, तो 3 तरीके हैं, या तो
ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन या विद इन 10 डेज ऑफ स्टार्टिंग द मेंस्ट्रुएशन। अगर हम बात कर रहे हैं पोस्ट पार्टम पीरियड की, तो पोस्ट पार्टम में विद इन 1 वीक, ठीक है। और अगर हम बात करें पोस्ट पर्पिरल पीरियड की, तो आफ्टर 6 to 8 वीक्स हमको आईयूडी इंसर्ट करनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूडी। आईयूडी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? ब्लीडिंग। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसको याद रखना है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूडीज क्या है? ब्लीडिंग, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूडीज क्या है? ब्लीडिंग। सबसे ज्यादा क्या होती है? ब्लीडिंग होती है, क्योंकि ये आपकी यूट्रल लाइनिंग को डैमेज कर सकती है अगर प्रॉपरली इंसर्ट नहीं किया गया हो, ठीक है। इसके अलावा यूट्रस लाइनिंग को ड्यूरिंग द पोजीशन चेंज, ठीक है, बॉडी मूवमेंट होता है, उसकी वजह से भी ये हिट कर सकती है, तो म्यूकोजा को, यूट्रस लाइनिंग को डैमेज कर सकती है, इसलिए ब्लीडिंग इसका मोस्ट कॉमन कॉज है। और दूसरा, अगर प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं हुआ एंड ड्यू टू द डैमेज ऑफ द मेम्ब्रेन, क्या होगा? पेन। तो फर्स्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या है? ब्लीडिंग। एंड सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या है? पेन। फर्स्ट मोस्ट कॉमन क्या है? ब्लीडिंग। सेकंड मोस्ट कॉमन क्या है? पेन। और ये दोनों ही क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ब्लीडिंग, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है पेन, और ये दोनों ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ में आ गया? तो इंसर्ट कैसे करते हैं एंड कॉम्प्लिकेशंस, तो कॉम्प्लिकेशन वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखने हैं, इनको लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं हार्मोनल मेथड की। तो हार्मोनल मेथड्स में क्या होगा? आईओडीज की हम लोग बात कर रहे थे, इंट्रायूटेरियन डिवाइस, तो उनको हमने एक अलग से कैटेगरी में डाल दिया। अब हम बात करेंगे हार्मोनल मेथड्स की, तो इसमें अलग अलग मेथड्स हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट्स, जिसको कि अपन इंजेक्शन कहेंगे, इम्प्लांट्स है, ठीक है। तो शॉर्ट हो गया आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इम्प्लांट्स हो गए, एंड बर्थ कंट्रोल पैचेज है, बर्थ कंट्रोल पैचेज हैं, एंड हार्मोनल वेजाइनल क्या है? रिंग्स, हार्मोनल वेजाइनल रिंग्स है। तो वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपका इम्प्लांट। इम्प्लांट कैसा होता है? ये रॉड शेप्ड। कैसा है ये? रॉड शेप्ड है। इसकी भी फेलियर रेट कितनी है? 0.1%। तो ये भी कैसा हो गया आपका? हाईली इफेक्टिव है। कैसा है? हाईली इफेक्टिव है, हाईली इफेक्टिव है। इम्प्लांट भी हाईली इफेक्टिव है, एंड आपका हार्मोनल आईओडीज भी हाईली इफेक्टिव है, ठीक है। उसका भी 0.1% है, इसका भी 0.1% है। कैसी होती है? रॉड शेप्ड होती है। इसको कहाँ इम्प्लांट करते हैं? आपके अपर आर्म में, अपर आर्म में इम्प्लांट करते हैं। पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा है कि बॉडी के अंदर, बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे, अपर आर्म बीनीथ द स्किन, कहाँ लगाया जाता है? स्किन के नीचे लगाया जाता है, ठीक है। और लगा करके इसको छोड़ दिया जाता है। ये धीरे धीरे करके क्या करेगी? ये रिलीज करती है हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? ये दोनों हार्मोन रिलीज करेगी, प्रोजेस्टेन, प्रोजेस्टेन एंड एस्ट्रोजन। कंबाइंड इम्प्लांट है, दोनों ही हार्मोन रिलीज करती है, प्रोजेस्टिन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टिन जो वर्ड है वो, उसको अपन आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसको अपन प्रोजेस्टिन से भी संबोधित करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो प्रोजेस्टिन कह लीजिए या फिर प्रोजेस्टेरोन, आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोन, दोनों हार्मोन रिलीज करती है। ये इम्प्लांट है, रॉड शेप्ड इम्प्लांट होता है, और इसको कहाँ रखा जाता है? स्किन के नीचे लगाया जाता है। कितने टाइम तक ये, कितने टाइम तक ये इफेक्टिव रहता है? इसका टाइम है 3 इयर्स। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 इयर्स। इम्प्लांट जो है वो कितने टाइम तक इफेक्टिव है? 3 इयर्स। इससे पहले जो इम्प्लांट थे उनको नॉर प्लांट्स कहा जाता था। इससे पहले, अभी तो वो बंद हो गए, काम में नहीं आते, लेकिन पहले जो इम्प्लांट्स यूज किए जाते थे उनको नॉर प्लांट्स कहते थे, और वो सिंगल रॉड
स्ट्रक्चर नहीं थी, बल्कि वो सिलिकॉन से बने हुए 6 कैप्सूल होते थे जिनको कि सेम पोजीशन पर लगाया जाता था। उनके अंदर भी हार्मोन्स होते थे और उनकी इफेक्टिवनेस जो थी वो भी कैसी थी, 5 ईयर। उनकी जो इफेक्टिवनेस थी वो 5 ईयर थी। वो नॉर प्लांट्स थे, नॉट यूज्ड नाउ ए डेज। ठीक है, तो ये एक इजी एडमिनिस्ट्रेशन वाला है और ज़्यादा क्योंकि स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है तो ज़्यादा पेशेंट को या फीमेल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, इसलिए इसका कंसेप्ट अब आ गया है। तो इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, 3 ईयर्स। इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, 3 ईयर्स। और फेलियर रेट क्या है इसकी, 0.1%। इसका मतलब क्या है, अगर 1000 फीमेल्स रिप्रोडक्टिव हैं, ठीक है, तो उनमें से एक के अंदर प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। क्लियर है। दूसरा है शॉट, मतलब इंजेक्शन। इंजेक्शन लगाया जाता है तो इसमें हमारे पास दो प्रकार की मेडिसिन है। पहला है DMPA, जिसके अपन बोलते हैं डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टिरोन एसीटेट। क्या बोलते हैं, डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टिरोन एसीटेट, जिसको कि लगाया जाता है 150 mg फॉर 3 मंथ्स। कितनी इसकी इफेक्टिवनेस होती है, 3 महीने की होती है। कितनी होती है, 3 महीने की होती है, मतलब 12 वीक्स की होती है और IM लगाया जाता है। ठीक है, मतलब इस ये जो है वो 3 महीने तक काम करेगा। दूसरा होता है इसमें नेट EN, नॉर एथिस्टिरोन एनंथेट, नॉर एथिस्टिरोन एनंथेट, जो कि दिया जाता है 200 mg फॉर 2 मंथ। मतलब इसको तो हर तीसरे महीने लगाएंगे और इसको हम लगाएंगे हर दूसरे महीने। तो ये तो प्रोजेस्टेरॉन का सब्स्टिट्यूट है और ये दूसरा सब्स्टिट्यूट है प्रोजेस्टेरॉन का, वो है आपका नॉरेथिस्टिरोन। ठीक है, तो यहां पर हम क्या यूज नहीं कर रहे, लीवोनॉर्गेस्ट्रल यूज नहीं कर रहे। यहां पे हम क्या यूज नहीं कर रहे, लीवोनॉर्गेस्ट्रल, जो कि प्रोजेस्टेरॉन का ही सब्स्टिट्यूट था। यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन यूज कर रहे हैं। यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, नॉरेथिस्टिरोन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी दोनों क्या है, प्रोजेस्टेरॉन के सब्स्टिट्यूट है, अलग अलग इनको यूज किया जाता है। तो इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है डीपो प्रोवेरा। डीपो प्रोवेरा जो है वो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, उसके अंदर सब्सटेंस क्या है, तो डीपो प्रोवेरा में क्या होता है, DMPA होता है। डीपो प्रोवेरा में क्या होता है, DMPA होता है। और इसके अलावा गवर्नमेंट सप्लाई में जो मेडिसिन आती है, जो इंजेक्शन आता है, उसको अपन बोलते हैं अंतरा। क्या बोलते हैं, अंतरा। बच्चों में अंतर रखने का आसान तरीका, इस तरीके की टैगलाइन के साथ जो है एडवर्टाइजमेंट आता है, अंतरा। और कंप्लीटली गवर्नमेंट सप्लाई में ये जो है इंजेक्शन अवेलेबल है। और ये कैसा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट सप्लाई में है। लेकिन डिपो प्रोवेरा के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। डोज कितनी है, 155 mg पर ml। वही हमने लिखा है 155 mg पर ml, लेकिन लगता ही उतना है। ठीक है, प्री फिल्ड सीरीज के अंदर आता है। प्री फिल्ड सीरीज मतलब ऑलरेडी सीरीज के अंदर फिल होता है और उसको बस आपको ओपन करके और सीधा पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। तो डीपो प्रोवेरा जो है वो प्राइवेट सप्लाई में है और अंतरा जो है वो गवर्नमेंट सप्लाई में है। तो पहला क्वेश्चन तो अंतरा का, अंतरा के अंदर कौन सा साल्ट प्रेजेंट होता है, क्या कंपोजिशन होता है उसका, तो क्या प्रेजेंट होता है, डिपो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टिरोन एसीटेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, DMPA। ठीक है, या फिर शॉर्ट जो है, या इंजेक्शन जो है, उसका एग्जाम्पल क्या है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए और उसमें से पूछ लिया गया कि इसमें से हार्मोनल इंजेक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक है, अब गवर्नमेंट के नाम है, अगर टेक्निकल नाम हो तो आपको समझ में आता है। अब आपको ऑप्शन दे दिया, अंतरा दे दिया, छाया दे दिया, सहेली दे दिया और माला डी दे दिया, माला डी। अब ये क्या गवर्नमेंट के नाम है सारे। छाया और सहेली ये अलग कैटेगरी की मेडिसिन है, माला डी एंड माला एन ये अलग कैटेगरी की ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इनमें से कैसे पता लगेगा, तो इसलिए ध्यान रखना है कि अंतरा जो है वो क्या है, इंजेक्शन है। अंतरा जो है वो क्या है, इंजेक्शन। और किसका इंजेक्शन है, DMPA, डिपो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टिरोन एसीटेट। क्लियर है, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टिरोन एसीटेट, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टिरोन एसीटेट। क्लियर है, इंजेक्शन है। अंतरा जो है वो क्या है, इंजेक्शन। याद रखना है, भूलना नहीं है। क्लियर है। इसकी फेलियर रेट कितनी है, 4%। अंतरा जो है वो कितने महीने से दी जाती है, 3 महीने से। इम्प्लांट जो है वो कितने दिन काम करता है,
इम्प्लांट जो है वो 3 साल काम करता है, अंतरा जो है वो 3 महीने काम करती है, ठीक है। हार्मोनल आईडीज 10 साल काम करती हैं। कॉपर टी जो है 2 कैटेगरी है, 380 वो 10 साल काम करती है, 375 5 साल काम करती है। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं हम ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड। तो उसमें पहली कैटेगरी आती है हमारी कंबाइंड की। तो कंबाइंड में हमारे पास क्या होता है, 2 हार्मोन्स होते हैं। पहला होता है लीवोनॉर्जेस्ट्रल, जिसको कि अपन शॉर्ट में एलएनजी लिख सकते हैं, लीवोनॉर्जेस्ट्रल। प्लस दूसरा है एथिली एथिनिल एस्ट्राडायोल। क्या है, एथिनिल एस्ट्राडायोल, एथिनिल एस्ट्राडायोल एंड लीवोनॉर्जेस्ट्रल। और ये कंपोजिशन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कंपोजिशन जो है इसका एग्जाम में पूछा जा चुका है। कितना होता है लीवोनॉर्जेस्ट्रल, 150 mcg, 150 माइक्रोग्राम। और एथिनिल कितना होता है, 30 mcg, 30 माइक्रोग्राम। तो 150 माइक्रोग्राम एंड 30 माइक्रोग्राम। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना होगा 0.15 mg। और इसको अगर आप मिलीग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा 0.03 mg। तो दोनों ही कंपोजिशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो mg और mcg की डोज याद रखें, या फिर केवल एक डोज याद रखें और उसको कन्वर्ट करने का तरीका आपको आना चाहिए। माइक्रोग्राम को जब mg में कन्वर्ट किया जाता है, माइक्रोग्राम को जब mg में कन्वर्ट करते हैं तो किसका भाग देते हैं, 1000 का भाग देते हैं। और मिलीग्राम को, सॉरी, माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 का भाग देते हैं, और मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 का गुना करते हैं। ये कोई भी एक्स वैल्यू है जो कि हमने यहाँ पे लिए। तो मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से गुना करेंगे, और माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 का भाग देंगे। तो हमने क्या किया, माइक्रोग्राम था, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 1000 का भाग दे दिया तो 0.15 आ गया। यूनिट देखिए क्या है एमजी में, एथिनिल एस्ट्राडायोल की कितनी है 0.03 mg, और माइक्रोग्राम में कितना 30 mcg। तो एग्जाम में दोनों ही वैल्यू दे करके आपसे पूछा जा सकता है। यूनिट का ध्यान रखें, एक mcg में है और एक mg में है। क्लियर है। तो mg में अगर आपको रखना है तो 0.15 टू 0.03, और अगर आपको mcg में रखना है तो 150 mg। तो हो गया आपका लीवोनॉर्जेस्ट्रल एंड एथिनिल एस्ट्राडायोल कितना हो गया 30 mcg। और ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे कि सर आप हर क्वेश्चन की बता रहे हो कि एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये सही बात है कि सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। और जिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं फोकस करके बता रहा हूं, उनको याद रखना है। क्लियर है, मैं बार बार बोल रहा हूं, उनको याद रखना है। मालाडी का नाम आपने सुना है। तो मालाडी जो है वो, ये कंपोजिशन है। मालाडी जो है वो प्राइवेट सप्लाई का है, मतलब अगर आपको मालाडी खरीदना है तो पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आपको सरकार से चाहिए तो आप सरकार से क्या मांगोगे, माला एन। क्या मांगोगे, माला एन। तो इसमें भी 2 प्रकार की मेडिसिन आती हैं, मालाडी आती है एंड माला एन आती है। क्लियर है। कितनी टैबलेट्स होती हैं इसमें, तो पहला तो हो गया इसका कंपोजिशन, दूसरा होता है टैबलेट्स। तो टैबलेट कितनी होती है, 28 टैबलेट होती हैं, जिनमें से 21 टैबलेट तो हार्मोनल होती है। हार्मोनल होती है, हार्मोनल कौन सा, ये वाला, दोनों हार्मोन। प्लस 7 टैबलेट जो होती है वो किसकी बनी होती है, फेरस फ्यूमरेट की, मतलब आयरन की होती है। फेरस फ्यूमरेट मतलब किसकी होती है, आयरन की होती है। अब आप देखिए कि ये पत्ता कितने का है, 28 टैबलेट का है। इस पत्ते में कितनी गोलियां हैं, 28 है। ये जो व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है ये कितनी है, 21 गोलियां हैं। और ये जो 7 आपको अलग से दिख रही है वो क्या है, आयरन की टैबलेट है। क्लियर है। तो आयरन की कितनी होती है, 7 टैबलेट। कब से स्टार्ट करना है, 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आज अगर स्टार्ट हुआ है तो इसके 5th डे से स्टार्ट करना है। कितने दिन से, 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कब तक जाना है आपको, 26 डेज। ठीक है, क्योंकि 21 दिन होगी तो 5वें दिन से स्टार्ट करोगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, 26th डेज हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, इनको बंद कर देना है ताकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाए। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लड लॉस होगा, आयरन की कमी ना हो जाए, एनीमिया ना हो जाए, इसके लिए सप्लीमेंटल क्या दिया जाता है, आयरन की टेबलेट्स दी जाती है, ताकि ब्लड लॉस को, आयरन डेफिशिएंसी को
हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी को कंपनसेट किया जा सके। क्लियर है? तो ये तो हो गया माला डी, गवर्नमेंट से मतलब प्राइवेट में मिलेगी, खरीद करके ले सकते हो। और माला इन जो है वो गवर्नमेंट सप्लाई में फ्री आती है, पीएससी सीएससी पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर है? तो ये ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, कंबाइंड पिल्स हैं, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन भी होता है एंड एस्ट्रोजन भी होता है। प्रोजेस्टेरॉन भी होता है एंड एस्ट्रोजन भी होता है। तो दो हार्मोन है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। तो कंबाइंड में समझ में आ गया। तो पहला तो है आपका कि इनका कंपोजिशन क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा होता है कि कितना अमाउंट होता है कंपोजिशन में। तो दो हार्मोन हो गए, अमाउंट कितना होता है 150 mcg एंड 30 mcg। दूसरा तीसरा कितनी टैबलेट होती है 28 होती है। 21 कितनी होती है हार्मोन की होती है, 7 किसकी होती है फेरस फ्यूमरेट की होती है। एंड कब से स्टार्ट करना है, 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इस टैबलेट को स्टार्ट करना है। क्लियर है? तो माला डी एंड माला एन क्या है, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। उसके बाद बात करते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव में हमारा आता है पीओपी। पिछला जो था उसमें दोनों ही थी, प्रोजेस्टेरॉन भी था एंड एस्ट्रोजन भी था, इसलिए इसको अपन ने बोला था कंबाइंड। यहाँ पे क्या है, केवल और केवल प्रोजेस्टेरॉन है, इसलिए इसको कहा अपन ने प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। इसको अपन बोलते हैं द पिल, कंबाइंड पिल्स को। और प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स को अपन बोलते हैं मिनी पिल्स या माइक्रो पिल्स। इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है और फेलियर रेट जो होता है वो 7% होता है। ठीक है। इसकी जो स्टार्टिंग है वो वैसे ही होगी जैसा कि आपके मालाडी कंबाइंड पिल्स की होती है। और डेली आप टैबलेट लेते हो, डेली टैबलेट लेनी पड़ेगी, और वो भी आपको कब लेनी पड़ेगी, सेम टाइम पर लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर दिन फिक्स है, प्रिंटेड होते हैं। ठीक है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, जो भी आपका डे है। जैसे आज जो 5th डे है वो वेडनेसडे का है। तो 5th डे आपने वेडनेसडे से स्टार्ट किया, तो उसके बाद आप चलोगे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, इस तरह से आप कंटिन्यूस चलते चले जाओगे। क्लियर है? तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसा कि आपका डेज है 5th डे पर आपको स्टार्ट करनी है। ठीक है। 21 टैबलेट है इसमें, +7 टैबलेट आप वही ले सकते हो, फेरस फ्यूमरेट की ले सकते हो। क्लियर है? तो ये वही सेम कंपोजिशन, लेकिन यहाँ पर कंबाइंड हार्मोन्स नहीं होते, यहाँ पर केवल क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली हार्मोन्स होता है। अब हमने बात की थी हार्मोनल पिल्स की, एक था कंबाइंड, एक था प्रोजेस्टेरॉन ओनली। एक ऐसी डिस्कवरी है जिसमें एक ऐसा कंटेंट है जो कि ना तो हार्मोन है ना ही स्टेरॉइड है, वो कहलाती है नॉन हार्मोनल पिल। और इसको अपन बोलते हैं वंस ए वीक पिल, क्योंकि सप्ताह में एक बार लेनी होती है। ठीक है। हार्मोनल पिल्स, कंबाइंड पिल्स हो चाहे पीओपी हो, उसको आप रोज ले रहे थे, ये सप्ताह में एक बार लेते हैं। हालांकि ये 3 महीने बाद से स्टार्ट होता है। 3 महीने तक, 3 महीने तक 2 टैबलेट लेनी होती है पर वीक। कब तक? 3 मंथ्स तक। 3 मंथ्स के बाद आप 1 टैबलेट पर वीक स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। 2 वीक तक आपको एक टैबलेट लेनी है, सॉरी 2 टैबलेट लेनी है आपको हर वीक, 3 महीने तक। 3 महीने तक हर हफ्ते 2 टैबलेट, 3 महीने के बाद हर हफ्ते एक टैबलेट। तो एक टैबलेट लेने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, वंस ए वीक पिल, मतलब वीक में एक बार लेना है। पीओपी हो चाहे कंबाइंड पिल्स हो, उसको आप रोज ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसी रोज वाली कैटेगरी नहीं है। दूसरा है कि वहां पर हार्मोन थे, तो यहाँ पर क्या कंटेंट रहेगा, तो यहाँ पर रहता है सेंट क्रोमैन, या इसका दूसरा नाम है ऑर्मेलोक्सिफेन। ऑर्मेलोक्सिफेन या सेंट क्रोमैन, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव्ड कर दिया है और इसको मार्केट में अवेलेबल करा दिया है, इसको मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्टिव में शामिल कर लिया है। तो सेंट क्रोमेंस होता है इसका, या ऑर्मेलोक्सिफेन होता है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट क्रोमेन। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन आती हैं वो आती है आपकी छाया, मैंने नाम भी बताया था आपको पिछली स्लाइड में। और दूसरी आती है सहेली। छाया होती है, सहेली होती है, तो वही कुछ नहीं। छाया जो होती है वो प्राइवेट होती है, और सहेली जो होती है वो गवर्नमेंट सप्लाई की होती है। ठीक है। अपोजिट हो गया। छाया जो है वो गवर्नमेंट सप्लाई की है,
और सहेली जो है वो कैसी है, प्राइवेट की। जैसा कि माला डी और माला एन में था, माला डी मतलब डी का मतलब क्या लेना है आपको, दुकान, तो मतलब ये दुकान से खरीदनी पड़ेगी, माला डी दुकान से खरीदनी पड़ेगी। और माला एन कहाँ से, दुकान से नहीं लेनी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, पैसे नहीं देने मतलब नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से वहां पे तो हम याद कर सकते हैं, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि छाया जो है वो सरकार की छत्र छाया में सही रहती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सप्लाई में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और सहेली को जो है वो आप मार्केट से ले सकते हैं, सहेली को मार्केट से ले सकते हैं। और दोनों का कंटेंट सेम है, क्या है, सेंट क्रोमैन या ऑर्ल मेलोक्सिफेन। वर्ड्स फर्स्ट नॉन हार्मोनल, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज नॉन हार्मोनल मेथड, कौन सी ओरल पिल्स है जो कि नॉन हार्मोनल्स में होती है, और आपको 3-4 नाम दे दिए, तो वहां पे आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा ये। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो वर्ड्स फर्स्ट नॉन हार्मोनल नॉन स्टीरोइडल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ओरल पिल्स है, ठीक है, जिसका कंटेंट क्या है, सेंट क्रोमैन है या ऑर्मेलॉक्सिफेन है। क्लियर है। कैसे लेते हैं इसको, 2 पर वीक, 2 टैबलेट 1 वीक तक, 3 महीने के लिए, ठीक है, 3 महीने तक, मतलब इसको रेगुलरली यूज करना है। और 3 महीने बाद वीक में 1 दिन लेनी है, इसलिए इसको कहा जाता है वंस ए वीक पिल। तो कंबाइंड पिल को तो हम कह रहे थे पिल, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स को अपन क्या बोले थे, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स को अपन ने बोला था मिनी पिल, मिनी पिल्स या माइक्रो पिल्स, इसको अपन बोल रहे हैं वंस ए वीक पिल, क्या बोल रहे हैं, वंस ए वीक पिल। और उसके बाद इमरजेंसी वाली जो मेडिसिन होंगी उनको अपन बोलेंगे क्या, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, क्या बोलेंगे, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। तो ये नाम ध्यान रखना है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव जो टैबलेट्स होंगी उनको कहा जाएगा मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, ठीक है। नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल पैच। इस तरीके की स्क्वायर स्ट्रक्चर आती है जिसमें दोनों हार्मोन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब कंबाइंड भी हो सकता है एंड प्रोजेस्टेरोन ओनली भी हो सकता है। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, कंबाइंड भी हो सकता है एंड पीओपी भी हो सकता है। इसकी इफेक्टिव फेलियर रेट कितनी है, 7%। ऑलमोस्ट जितने भी हार्मोनल मेथड्स हैं उनकी सबकी जो फेलियर रेट है वो 7% है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों हो सकते हैं, सिंगल हो सकता है। जो पैकेट आता है उसमें कितने पैचेज आते हैं, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पैकेट जो होता है उसमें 3 पैच होते हैं। एक पैच जो होता है, एक पैच जो होता है वो 1 वीक तक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। दूसरा पैच आप लगाओगे जब 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा, पुराने वाले को रिमूव करना और दूसरा पैच लगाना है, वो सेकेंड वीक में आपको प्रोटेक्शन देगा। जब एक दूसरा वीक कंप्लीट हो जाए तो इसको हटा करके तीसरा पैच लगाना है और वो आपको थर्ड वीक में प्रोटेक्शन देगा। तो जो इंपॉर्टेंट फर्टाइल पीरियड था आपका वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो 4th वीक रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, मेंस्ट्रुएशन का रहेगा। तो इस वीक में आपको पैच यूज नहीं करना है, इसको कहा जाता है पैच फ्री वीक। क्या कहा जाता है, पैच फ्री वीक कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी पैच यूज नहीं किया जाता। तो एक पैच जो होता है वो 1 वीक के लिए काम करता है। 3 पैच आते हैं एक पैकेट में, और 3 पैच जो होते हैं वो 3 वीक के लिए हो गए। मेंस्ट्रुएशन खत्म होने के बाद आपको इसको यूज करना है विद इन 5 डेज। मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट हो जाता है उसके विद इन 5 डेज आपको ये पैचेज लगाने होते हैं। कहाँ लगाओगे आप, इसकी 4 साइट है। या तो आप लगाओगे शोल्डर पर, शोल्डर मतलब अपर आर्म पर, अपर आर्म, या आप लगाओगे एब्डोमन, ठीक है, या आप लगाओगे बटक्स, या फिर आप लगाओगे अपर टोर्सो। जो आपका ये जैसे ये तो आपको हो गया अपर आर्म, तो ये पीठ वाला जो हिस्सा है टोर्सो, ठीक है, वहां पर आप इसको इंसर्ट करोगे, पीछे की तरफ आप लगा सकते हो शोल्डर के नीचे, एंड एब्डोमन पे लगा सकते हो या फिर आप बटक्स पे लगा सकते हो। तो वहां से आपको ये प्रॉपर जो है हार्मोन रिलीज करेंगे, उसको हार्मोन को स्किन के द्वारा ऑब्जर्व करके ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स कर दिया जाएगा। तो ये होते हैं पैचेस। क्लियर है, किस तरीके से काम करेंगे वो समझ में आ गया आपके।
उसके बाद है आपकी हार्मोनल वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव रिंग। हार्मोनल वेजाइनल रिंग होती है जिसके अंदर हार्मोन फील्ड होता है। इस हार्मोन को कहाँ लगाओगे आप? इस रिंग को आप सर्विक्स के चारों तरफ लगाओगे। कहाँ लगाओगे? सर्विक्स के चारों तरफ। क्लियर है? दिखाई दे रहा है आपको? ये ब्लू कलर की रिंग आपको दिखाई दे रही है। सर्विक्स के चारों तरफ लगाओगे और ये स्लोली स्लोली क्या रिलीज करेगी? प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेगी। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों होते हैं इसमें, उसको रिलीज करती है। फेलियर रेट वही 7% होता है। ठीक है। यू वियर द रिंग फॉर 3 वीक्स। 3 सप्ताह तक आप इसको पहनोगे। पैचेज में तो क्या हो रहा था, हर वीक आप नया पैचेज लगा रहे थे। यहाँ पर क्या करोगे, ये जो रिंग होती है उसको आप 3 सप्ताह तक पहनोगे और जो 4th वीक होता है जिसमें मेंस्ट्रुएशन ब्लड बाहर आएगा, उस वीक आप इस रिंग को निकाल करके अलग कर दोगे ताकि ब्लड फ्लो जो है वो इजी हो जाए। ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होने के बाद आप एक नया रिंग जो है वेजाइना पर इंसर्ट करोगे, सर्विक्स के ऊपर इंसर्ट करोगे। क्लियर है? तो यू वियर द रिंग फॉर 3 वीक्स, टेक इट आउट फॉर द वीक यू हैव योर पीरियड्स एंड देन पुट इन ए न्यू रिंग। ठीक है। तो मार्केट में न्यूवर रिंग के नाम से आता है, तो इसको जो है इजिली अप्लाई किया जा सकता है। तो इसका फेलियर रेट भी कितना है? 7%। नेक्स्ट हमारा है वेरियर मेथड। वेरियर मेथड में सबसे पहला आता है हमारा डायफ्राम और सर्वाइकल कप। तो डायफ्राम और सर्वाइकल कप में ज्यादा अंतर नहीं होता। ये एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। और ये टिम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। तो डायफ्राम जो होता है उसको डच कप भी कहा जाता है और सर्वाइकल कैप जो होती है वो थिम्बल शेप्ड कप होता है। ठीक है। तो इसमें ये पर्टिकुलर राउंड है, इसमें ये थिम्बल्स निकला हुआ है। तो ये बस माइनर सा डिफरेंस है। और ये जो दोनों ही चीजें हैं इसको क्या करोगे आप? ये क्या आपकी, ये क्या है? वेजाइना। और ये क्या आपका? सर्विक्स। ये वेजाइना और ये सर्विक्स। तो सर्विक्स की जो ओपनिंग होती है, सर्विक्स की जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग पर इसको इस तरीके से फिट कर दिया जाता है। ठीक है। और फिट करने के लिए क्या करेंगे, ये आपको जो ब्लू कलर का फ्लूइड दिखाई दे रहा है ये है स्पर्मिसाइड। क्या है? स्पर्मिसाइड। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि जो आपके डायफ्राम है और जो आपका पैच है, सॉरी सर्वाइकल कैप है, ये बिना स्पर्मिसाइड के इफेक्टिव नहीं है। तो स्पर्मिसाइड जो है वो यहाँ पर यूज करना जरूरी है। और स्पर्मिसाइड जो मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है वो किया जाता है नॉनॉक्सिनॉल 9। क्या यूज किया जाता है? नॉनॉक्सिनॉल 9 स्पर्मिसाइड यूज किया जाता है। नॉनॉक्सिनॉल 9 स्पर्मिसाइड यूज किया जाता है। ये क्यों यूज किया जाता है? ताकि अगर स्पर्म इसके कांटेक्ट में भी आए तो वो स्पर्म को किल कर दे। ठीक है। तो इनकी स्ट्रक्चर को इफेक्टिव बनाने के लिए जो है स्पर्मिसाइड को यूज किया जाता है। अगर आप स्पर्मिसाइड का यूज नहीं करोगे तो ये उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने में उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो दोनों स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है डायफ्राम और ये कहा जाता है सर्वाइकल कप कहा जाता है। इसको इसको अपन बोलते हैं डच कप भी कहते हैं, इसको अपन डच कैप भी कहते हैं और ये होगी आपकी सर्वाइकल कैप। क्लियर है? स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। फेलियर रेट देखिए आप, स्पर्मिसाइड यूज करने के बाद भी इनका फेलियर रेट कितना? 70%। मतलब 100 विमेंस में से कितने विमेंस जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं? वो है 17। क्लियर है? तो ये बेसिक फंक्शंस है। और इसको लगाना कब चाहिए? सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले। ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जा रहे हैं उससे पहले लगाना चाहिए और सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद। ठीक है। वेजाइना में अगर आप कोई भी चीज इंसर्ट कर रहे हो उसका एक कॉमन कंसेप्ट है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के 6 घंटे तक आपको उसको उसी पोजीशन पे रखना है। ठीक है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी करने से पहले इसको आप यूज करोगे और सेक्सुअल एक्टिविटी होने के बाद आपको इसको कम से कम 6 घंटे तक, कब तक? 6 आवर्स। अभी हम और भी चीजें पढ़ेंगे। अभी तो हमने डायफ्राम पढ़ा है और ये पढ़ा है, स्पर्मिसाइड जेल भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। फीमेल कॉन्डोम भी पढ़ेंगे। तो वो सारा क्राइटेरिया क्या है? 6 आवर्स तक एटलीस्ट आपको उसी प्लेस पर छोड़ना है। ठीक है। आपको हटाना नहीं है। तो स्पर्मिसाइड यूज करने के बाद भी इसका फेलियर रेट कितना है? 70% है। कब लगाया जाता है? इंसर्टेड बिफोर द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड शुड रिमेन देयर फॉर मिनिमम 6 आवर्स। जो मैंने अभी आपको बताया था, 6 आवर्स तक इसको 6 आवर तक इसको जो है उसी पोजीशन पर छोड़ना है। अगर आपने इसको 6 आवर से पहले डिस्टर्ब किया तो देयर इज ए चांस कि जो साइड में यहाँ पर स्पर्म होंगे वो सर्विक्स के अंदर एंटर कर जाए। क्लियर है?
तो 6 आवर्स तक इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, चाहे सर्वाइकल कैप हो, चाहे डायफ्राम हो, ठीक है, या फिर स्पंज हो, कोई भी चीज हो, या स्पर्मिसाइड हो, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ऑलमोस्ट सबका लगभग सेम क्राइटेरिया 6 आवर्स का। तो वो तो था कैप। ये है स्पंज। होलो स्पंज होती है जिसके अंदर क्या फिल्ड होता है, स्पर्मिसाइड होता है। क्या होता है, स्पर्मिसाइड होता है, ठीक है। ये भी इसी तरीके से सर्विक्स के ऊपर फिट हो जाती है, स्पंज होती है जिसके अंदर स्पर्मिसाइड फिल होता है। ये भी सर्विक्स की ओपनिंग पर फिट हो जाती है, ठीक है। और अगर ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी जब स्पर्म एंटर करेगा तो यहाँ पर स्पर्मिसाइड के कांटेक्ट में आकर के स्पर्म जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। क्लियर है। लेकिन इसकी जो फेलियर रेट है वो भी कितनी है, 14%। ये मेडिसिन जो है वो ज्यादा, ये जो मेथड्स है वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है। हालांकि यूएसए में भी जो है इसको यूज किया जाता है, यूएसए में। और एक जो है टुडे के नाम से ये मेडिसिन आती है यूएसए के अंदर। बाकी इतना ज्यादा पॉपुलर मेथड नहीं है, लेकिन अवेलेबल है, मतलब एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। किस नाम से है, टुडे के नाम से। नेक्स्ट इज मेल कॉन्डोम। इसका फेलियर रेट भी कितना है, 13% है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो किसका किया जाता है, लेटेक्स का किया जाता है। लेटेक्स मटेरियल से बने, लेटेक्स मटेरियल से बने जो मेल कॉन्डोम्स होते हैं उनको मोस्ट कॉमन उनका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अदर मटेरियल भी होते हैं, जैसे पॉलीयूरेथेन होता है, पॉलीयूरेथेन के बने होते हैं। इसके अलावा एक होता है लिम्बा स्किन, लिम्बा स्किन कॉन्डोम भी होते हैं, ठीक है। ये किसके बने होते हैं, इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन ऑफ लैम्ब। जो लैम्ब होता है, मेमना होता है, उसके इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन के बने होते हैं। इसलिए लिम्बा स्किन जो होता है वो कैसा है, नेचुरल है। कैसा है, नेचुरल है। लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि ये लेटेक्स वाला होता है। तो अलग अलग मटेरियल के कंडोम होते हैं, लेकिन सबसे जो ज्यादा यूज किया जाता है वो किसका किया जाता है, लेटेक्स का किया जाता है, ठीक है। लेटेक्स मटेरियल से जो बने होते हैं उनका किया जाता है। और इनके ऊपर लुब्रिकेंट होता है। क्या होता है, लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट होता है। तो दो प्रकार के लुब्रिकेंट होते हैं, ऑयल बेस्ड होता है एंड वाटर बेस्ड होता है। तो ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट को यूज किया जाता है जो कि क्या होता है, सिलिकॉन होता है। क्या होता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन लुब्रिकेंट को यूज किया जाता है जिससे कि इसकी जो फ्रिक्शन है उसका कम किया जा सके और इजिली से उसको पेनिस के ऊपर रैप किया जा सके। क्लियर है। तो सिलिकॉन लुब्रिकेंट जो होता है वो ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट होता है। इसके अलावा वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट भी आते हैं। तो इनके ऊपर जो होता है कॉम्बाइंड लुब्रिकेंट यूज किया जाता है, सिलिकॉन भी यूज किया जाता है एंड वाटर भी यूज किया जाता है, ताकि इसको इजी से वॉश किया जा सके। लुब्रिकेंट जो होगा इसको इजीली वॉश किया जा सके, इसलिए इसको सिलिकॉन बेस्ड एंड वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट दोनों यूज किए जाते हैं। हालांकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा लुब्रिकेंट यूज किया जाता है, तो आप क्या कहोगे आंसर, सिलिकॉन का लुब्रिकेंट्स यूज किया जाता है। क्लियर है। तो ये किसका मोस्ट कॉमन जो होता है मटेरियल क्या होता है, वो लेटेक्स का बना होता है। इसके अलावा एक नेचुरल होता है। इसका एक एडिशनल बेनिफिट भी है। एडिशनल बेनिफिट क्या है कि ये एसटीडी, इसके अलावा आपके जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, ठीक है, यूटीआई, इनको वो प्रिवेंट करता है। जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, HIV एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, इस तरह की जो डिजीजेज हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर नहीं होंगी, क्योंकि जो वेजाइनल सिक्रेशंस है या सीमंस है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आता, ठीक है। तो ये जो है वो आपके एसटीडी में भी इफेक्टिव है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज यूजफुल टू कंट्रोल द एसटीडी। एसटीडी को कंट्रोल करने में, एसटीडी को ट्रांसमिट होने से रोकने में कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इफेक्टिव है, तो वो है आपका कॉन्डोम, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है। मेल कॉन्डोम को क्या कहा जाता है, निरोध भी कहा जाता है। क्लियर है। तो ये रोल्ड कंडीशन है, और जब आप इसको यूज करोगे
तो आप इसको पीछे की तरफ अनरोल करते जाओगे तो ये टाइटली जो है वो पेनिस के ऊपर फिट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज फीमेल कॉन्डोम। इसका फेलियर रेट जो होता है वो मेल कंडोम से ज्यादा होता है और ये होता है 21%। ठीक है। इसका जो डायमीटर होता है, ठीक है, इनका जो मेल कॉन्डोम का जो डायमीटर होता है वो पूरी लेंथ में इक्वल नहीं होता, जबकि इसका जो डायमीटर होता है वो फुल लेंथ पर इक्वल होता है। इसका एक सिरा जो होता है वो क्लोज होता है और एक सिरा जो होता है वो ओपन होता है। तो जो ओपन जो क्लोज सिरा होता है उसको अंदर की तरफ इंसर्ट किया जाता है और उसको कहां तक पहुंचाया जाता है, सर्विक्स तक। उसको सर्विक्स तक पहुंचाया जाता है और जो ओपनिंग होती है वो कहाँ किसकी तरफ होती है, वेजाइना की तरफ होती है। ठीक है। तो ओपनिंग वेजाइना की तरफ होती है और इसका जो क्लोज एंडेड पार्ट है वो किसकी तरफ होता है, सर्विक्स की तरफ होता है। लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं है। इसका जो फेलियर रेट है वो कितना है, 21%। ये भी आपके एसटीडीज को प्रिवेंट कर सकता है। ये भी आपकी क्या कर सकता है, एसटीडीज को प्रिवेंट कर सकता है। नेक्स्ट स्पर्मिसाइड। फीमेल कॉन्डोम जो है उसको आपको एटलीस्ट 8 आवर्स बिफोर, 8 घंटे पहले तक जो है आपको उसको लगा के रखना पड़ता है। ठीक है। तो बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको एटलीस्ट 8 आवर बिफोर इसको लगाना होगा और आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स कितने आवर्स तक इसको पोजीशन में रखना होता है, 6 आवर्स तक। कितने आवर्स तक रखना होता है, 6 आवर्स तक। 8 आवर्स पहले लगा करके 6 आवर्स पहले तक इसको रखना होता है। स्पर्मिसाइड जो होता है इसका भी फेलियर रेट 21% है। इसको 1 आवर्स बिफोर, इसको 1 घंटे पहले लगा के रखना होता है। इसको 1 घंटे पहले लगा के रखना होता है और आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स कब तक रखना होता है इसको, 6 आवर्स तक। ठीक है। तो ये कौन सा इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट कॉमन स्पर्मिसाइड जो यूज किया जाता है वो होता है नॉनऑक्सिनोल, नॉनऑक्सिनोल 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अदर भी होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है स्पर्मिसाइड वो कौन सा होता है, नॉनऑक्सिनोल 9 होता है। ठीक है। और ये हल्का सा लगाने के बाद बर्निंग सेंसेशन दे सकता है, जलन पैदा कर सकता है। ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट मेथड आता है आफ्टर द हार्मोनल मेथड, आपका आता है फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड। फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड। ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका जो लाइफ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला तो है आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड वाला टाइम जिसमें ब्लीडिंग होती है और ये पीरियड कैसा होता है, इनफर्टाइल होता है। दूसरा होता है फर्टाइल पीरियड जिसमें सबसे ज्यादा संभावना होती है पॉसिबल ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है। तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग द सेक्सुअल intercourse, during the sexual intercourse avoid fertile days, avoid fertile days। मतलब ये जो टाइम पीरियड है इसको अवॉइड करना है और बाकी जो टाइम पीरियड है इसमें आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। तो ये अगर अपन अवॉइड करेंगे तो जो प्रेगनेंसी है होने के चांसेस उसके कम हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं इमरजेंसी कंट्रासेप्शन की। तो इसमें 2 प्रकार की कैटेगरी आती है, इमरजेंसी आईडीयू। ठीक है। इसको कब लगाना है, विद इन 5 days ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के 5 दिन के अंदर अंदर इसको लगाना होता है। दूसरा है आपका पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो जिसमें क्या आता है, लिवोनोर जेस्ट्रल आता है। कितना आता है, 0.75 mg इसको देते हैं। 0.75 mg इसको अपन देते हैं। दूसरी आती है इसमें एथिनिल एस्ट्राडायल जिसको कि अपन 50 mcg देते हैं। ठीक है। माइफ्रेस्टोन जो होती है उसको अपन 10 mg देते हैं, 10 mg देते हैं एक बार, वन टाइम। माइफ्रेस्टोन 10 mg वन टाइम देते हैं। ठीक है। लिवोनोर जेस्ट्रल जो है वो 0.75 की 2 टैबलेट्स आती हैं। 2 टैबलेट्स आती हैं। एक तो लेना आपको
वन टैबलेट जो लेनी होती है वो विद इन 72 आवर्स। ठीक है, जितनी भी इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स है उसको आपको 72 आवर्स के अंदर लेना होता है। तो लीवोनॉर्जेस्ट्रल की जो डोज आती है वो आती है 0.75 mg। अगर हम मालाडियन मालायन की बात करें तो उसमें कितनी आती है 0.15 mg, 0.15 mg। ठीक है, और इसका 5 गुना डोज होती है यहाँ पर 0.75 mg। ठीक है, उसकी 2 टैबलेट, एक टैबलेट आपको कब लेनी है 72 घंटे के अंदर अंदर, 3 दिन के अंदर अंदर। और दूसरी टैबलेट कब लेनी है, पहली टैबलेट के फर्स्ट डोज के 12 से 24 घंटे के भीतर। अगर आपने फर्स्ट डोज के 12 से 24 घंटे के भीतर टैबलेट ले ली तो वो टैबलेट जो होगी वो इफेक्टिव हो जाएगी। अगर आपने डिले कर दिया, मिस कर दिया, तो आपकी प्रीवियस टैबलेट भी उतना इफेक्टिव नहीं रहेगी। ठीक है, तो 2 टैबलेट होती हैं इसमें। और इसी तरीके से एथिनिल एस्ट्राडायल की भी 50 mcg की भी 2 टैबलेट लेनी होती है। इसमें 4 टैबलेट होती हैं। 2 टैबलेट आप लोगे विद इन 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स। और 2 टैबलेट लोगे फर्स्ट डोज के 12 से 24 घंटे के अंदर। सेम मेथड है, वहां पर आप एक टैबलेट ले रहे हो नॉर लीवोनॉर्जेस्ट्रल की, एक टैबलेट ले रहे हो आप 72 घंटे में, और एक टैबलेट ले रहे हो उसके 12 से 24 घंटे बाद। एथिनिल एस्ट्राडायल के आप ले रहे हो जो कि 50 mcg है, उसके आप ले रहे हो 2 टैबलेट पहले एंड 2 टैबलेट बाद में। ठीक है, अब होता क्या है कि 12 से 24 घंटे में जो दूसरी टैबलेट लेनी होती है, कई बार पेशेंट उस टैबलेट को मिस कर जाता है तो पहली टैबलेट भी काम नहीं करती। तो उस कंडीशन में क्या किया गया है, लीवोनॉर्जेस्ट्रल की एक सिंगल टैबलेट बनाई गई है जिसमें 2 टैबलेट के बराबर कंपोजिशन है। सिंगल टैबलेट बनाई गई है जिसमें 2 टैबलेट के बराबर कंपोजिशन है, मतलब उसको आपको एक ही बार लेना होता है। कब लेना होता है, विद इन 72 आवर्स लेना होता है। ठीक है, तो 3 प्रकार की टैबलेट है, लीवोनॉर्जेस्ट्रल है, एथिनिल एस्ट्राडायल है, एंड माइफ्रिस्टोन है। तो माइफ्रिस्टोन भी जो है वो अबॉर्शन का काम करती है और इसको 10 mg लिया जाता है। कितना लिया जाता है, 10 mg। बाकी की जो 2 ड्रग है इनको 72 आवर्स में लिया जाता है। तो 2 फेमस नाम, अनवांटेड 72, अनवांटेड 72 एंड आई पिल, अनवांटेड 72 एंड आई पिल दोनों कितने कॉम्बिनेशन में आती है, 1.5 mg के कॉम्बिनेशन में आती है। ये जो दोनों फोटो मैंने रखे हैं इसमें ये वही 0.75 mg है, और ये एथिनिल एस्ट्राडायल वो है आपका 50 mcg, 0.05 mg, 0.05 mg, या इसको अपन कह लीजिए 50 mcg। ठीक है, लेकिन जो आई पिल और अनवांटेड 70 है, आई पिल एंड अनवांटेड 70 दोनों ही मेडिसिन में, अनवांटेड 72 दोनों ही मेडिसिन में कितना कॉम्बिनेशन होता है, 1.5 mg की सिंगल टैबलेट होती है, 1.5 mg की सिंगल टैबलेट होती है। ठीक है, तो वो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल का काम करेगी। तो ये इफेक्टिव है। इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि इसमें ड्रग भूलने का चांस नहीं है, सेकेंड डोज भूलने का चांस नहीं है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे रिवर्सिबल मेथड। अब हम बात करेंगे परमानेंट मेथड की। तो परमानेंट मेथड में हमने पढ़ा था फीमेल स्टरलाइजेशन। ये फीमेल का यूट्रस है, ये ओवरी है, ये फीमेल का यूट्रस है, ये ओवरी है, और ये क्या है आपकी फेलोपियन ट्यूब है। क्या है ये, फेलोपियन ट्यूब। क्या किया जाएगा, इस फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाएगा, और कट करने के बाद या तो कोटराइज कर दिया जाएगा। कोटराइज क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो आपके आउटर टिश्यूज है उनको बर्न किया जाएगा, जलाया जाएगा, जिससे कि ट्यूब जो होगी वो बंद हो जाएगी। ठीक है, बंद करके टिश्यूज को डैमेज किया जाएगा, जलाया जाएगा ताकि आपस में चिपक जाए। तो ये ट्यूब जो होगी वो यहाँ से क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और यहाँ से फिर ओवम का ट्रांसफर नहीं होगा, ये रुक जाएगा। क्लियर है, या फिर इसको टाई करके 2 सिरों पर टाई करेंगे, बांधेंगे, और बीच में से कट लगा देंगे। या फिर तीसरा तरीका है कि इसको कट नहीं करते बल्कि आप इसको बेंड करके आप इसको क्लिप लगा देते हो। तो बेंडेड मेथड हो गया, ये हो गया टाई एंड कट, और ये हो गया कॉटराइज्ड। ठीक है, तो 3 तरीकों के द्वारा आप इसको कर सकते हो। अब इसमें 2 मेथड्स होते, तो होता है मिनी लैप, एक होता है लेप्रोस्कोपिक।
मिनी लैप जो होता है वो जस्ट आफ्टर डिलीवरी होता है। जस्ट आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी होने के बाद आप स्मॉल प्रोसीजर करके ये प्रक्रिया यूज कर सकते हो। अगर आपने डिलीवरी के जस्ट बाद आपने नहीं किया तो फिर आपको लेप्रोस्कोपिक करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पर जो होगा आपके फेलोपियन ट्यूब इजीली एक्सेसिबल नहीं होंगी। ठीक है, डिलीवरी के टाइम पर क्या होता है, इजीली एक्सेसिबल होती है, इसलिए इनको आसानी से टाई किया जा सकता है, तो वो प्रोसीजर मिनी लैप कहलाता है। लेकिन अगर आप बाद में करवा रहे हो तो वो लेप्रोस्कोपी के द्वारा आपको करवाना पड़ेगा। इतना सा डिफरेंस है, क्लियर है? तो मिनी लैप एंड लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स ये हो गया फीमेल स्टरलाइजेशन का, एंड ये 100% इफेक्टिव है। फेलियर रेट हो जाती है कई बार, वो क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर, इसकी वजह से फेलियर रेट हो जाते हैं। या फिर कुछ केसेस में क्या होता है, ये जो टिश्यूज जो होते हैं, ठीक है, बॉडी की रिकवरी प्रोसेस की वजह से जो होते हैं टिश्यूज आपस में अपने आप को हील कर लेते हैं, तो वहां पे चांसेस बन सकते हैं, हालांकि ये कंडीशन बहुत रेयर है। और ये परमानेंट मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन है। उसके बाद लास्ट आपका आता है परमानेंट मेथड में मेल स्टरलाइजेशन, जिसको कि अपन बोलते हैं वेसेक्टोमी, और फीमेल स्टरलाइजेशन को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। तो एक्टोमी जो होता है, कटिंग होती है, किसकी कटिंग? ट्यूब की कटिंग। कौन सी ट्यूब? फेलोपियन ट्यूब। और वेसेक्टोमी जो होती है वो कटिंग होती है किसकी? वास डिफरेंस की। वास डिफरेंस, वास डिफरेंस की कटिंग करते हैं। वास डिफरेंस क्या होती है? वो ट्यूब होती है जो कि टेस्टिस से स्पर्म को लेकर के जाती है और यूरिथ्रा के द्वारा उसको इजैकुलेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां से स्पर्म निकलते हैं, तो अगर इस ट्यूब को कट कर दिया जाए तो स्पर्म जो होंगे वो बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसमें एक तो होता है कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड जिसमें स्कैल्पल को यूज करके इंसिजन बनाया जाता था, इंसिजन किया जाता था। इंसिजन करने के बाद फेलोपियन ट्यूब को एक्सेस किया जाता था। इंसिजन किससे बनाया जाता था? स्कैल्पल से बनाया जाता था। फेलोपियन ट्यूब को एक्सेस किया जाता था, उसको कट करके लाइगेट किया जाता था। वास डिफरेंस को, सॉरी, फेलोपियन ट्यूब नहीं, वास डिफरेंस को, तो वास डिफरेंस को जो है वो एक्सेस किया जाता था, कट किया जाता था, एंड कट करने के बाद इसको टाई कर दिया जाता था जिससे स्पर्म बाहर नहीं आए। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो पिक्चर को। दूसरा मेथड है एनएसवी। एनएसवी, नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी। नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी में क्या था, जैसे कि कन्वेंशनल मेथड में स्कैल्पल को यूज किया जाता था इंसिजन बनाने के लिए, यहाँ पर स्कैल्पल को यूज नहीं किया जाएगा। तो स्कैल्पल को यूज करने के बाद क्या होता था, आपको स्टिचेस लगाने पड़ते थे, पेनफुल भी होता था प्रोसीजर। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, माइनर सा इंसिजन बनाया जाता है, लेकिन वो स्कैल्पल के द्वारा नहीं बनाया जाता, तो पेन जो होता है पेशेंट को इतना ज्यादा पेन फील नहीं होता। तो बिना स्कैल्पल के बनाया जाता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी, एनएसवी। एनएसवी कहा जाता है नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी। इसमें दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। पहला है नो स्कैल्पल फिक्सेशन रिंग क्लैम्प। फिक्सेशन रिंग क्लैम्प जो होता है वो क्या करता है, आउटर बिना इंसिजन लगाए पहले वासा डिफरेंस को लोकेट करके उसको फिक्स करेगा ताकि वो मूव नहीं हो सके। और दूसरे में क्या करेगा, डिसेक्टिंग फोर्सेप्स से उतने ही एरिया को जहां पर जो आपका वास डिफरेंस आपको रिफ्लेक्ट हो रही है, दिख रही है, क्योंकि आपने उसको इसके द्वारा फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, रिंग क्लैम्प के द्वारा फिक्स कर दिया, तो वासा डिफरेंस आपको क्लियर दिखाई दे रही है। डिसेक्टिंग फोर्सेप्स के द्वारा उतने ही हिस्से को कट लगाया जाता है, हटा करके फेलोपियन ट्यूब को बाहर निकाला जाता है, और वही सेम प्रोसेस की जाती है, और बाद में उसको इंसर्ट कर दिया जाता है। और वो जो इंसिजन बना वो इतना माइनर होता है कि वो ऑटोमेटिकली हील हो जाता है और उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ये हो गया नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी, क्लियर है? तो दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है रिंग क्लैम्प और दूसरा है डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। रिंग क्लैम्प एंड डिसेक्टिंग फोर्सेप्स दो इंस्ट्रूमेंट यूज में लिए जाते हैं, दो फोर्सेप्स यूज में ली जाती हैं। रिंग क्लैम्प जो कि किसका काम करती है, फिक्सेशन का काम करती है। किसको फिक्स करेगी? वास डिफरेंस को फिक्स करेगी।
एंड डिसेक्टिंग फोर्सेप्स जो होती है वो माइनर इंसिजन लगा करके वास्ट डिफरेंस को कट करने का काम करती है। क्लियर है? तो ये आपका जो था परमानेंट मेथड है मेल स्टरलाइजेशन का, और टॉपिक जो है वो हमने अच्छे से समझा है, एक एक पॉइंट को क्लियर किया है, तो ये टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए और उम्मीद है कि आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपना एमसीक्यू सेशन। विच कंट्रासेप्टिव मेथड प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय ब्लॉकिंग द फेलोपियन ट्यूब? फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करके कौन सा प्रेगनेंसी वाला मेथड होता है? कंडोम होता है क्या? ये क्या होता है आपका? फिजिकल वेरियर मेथड। ट्यूबल लाइगेशन में क्या करते हैं? फेलोपियन ट्यूब को लाइगेट करते हैं, बांध देते हैं, कट लगा देते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स भी बोलते हैं, एंड आईयूडी जो होती है वो इंट्रायूटेराइन डिवाइस होती है। तो फेलोपियन ट्यूब वाला कौन सा है आपका? बी, ट्यूबल लाइगेशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर हार्मोनल कंट्रासेप्टिव लाइक बर्थ कंट्रोल पिल्स? जो बर्थ कंट्रोल पिल्स या इस तरह के जो मेथड्स हैं जो कि हार्मोन यूज करते हैं, उनका प्राइमरी एक्शन क्या है? तो मैंने बताया कि आपने जो भी यूट्रस में काम करते हो, यूट्रस में जो भी डिवाइस लगाते हो, जो भी आप मेथड यूज करते हो, वो क्या काम करते हैं? यूट्रस के म्यूकस को क्या करते हैं? थिक बनाते हैं। क्या करते हैं? थिक करते हैं। जबकि जो कंट्रासेप्टिव्स हैं, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स, वो क्या काम करते हैं? वो ओवुलेशन को प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं? ओवुलेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो ब्लॉकिंग स्पर्म प्रोडक्शन ये नहीं करेंगे। इनहिबिटिंग ओवुलेशन, प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन, ये काम कौन करती हैं? आईयूडीज करती हैं। इंक्रीजिंग सर्वाइकल म्यूकस थिकनेस, ये भी आपके जो सर्वाइकल या आपके जो वेजाइनल पार्ट में जो भी कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज किए जाते हैं वो करेंगे। इनका काम क्या है? इनहिबिटिंग ओवुलेशन। नेक्स्ट इज विच कंट्रासेप्टिव मेथड्स प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन? तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कौन देता है? मेल कॉन्डोम, और कुछ कंडीशन में फीमेल। ठीक है, तो यहां पर मेल फीमेल नहीं है, यहाँ पर क्या आप डायरेक्ट आंसर आंसर कंडोम। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल? इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल का पर्पज क्या है? लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन, ये नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये नहीं है। पोस्ट कॉइटल प्रेगनेंसी प्रिवेंशन, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद देर इज ए चांस ऑफ गेटिंग प्रेगनेंसी, उसको अपन बोलते हैं पोस्ट कॉइटल। ठीक है, कॉइटस जो वर्ड होता है वो किसके लिए किया जाता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कोइटस। तो पोस्ट कोइटल मतलब आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, प्रेगनेंसी प्रिवेंशन। नेक्स्ट इज विच इंट्रायूटेराइन डिवाइस आईयूडी रिलीजेस हार्मोन टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी? कौन सी आईयूडीज हार्मोन प्रिवेंट करती है? कॉपर टी करती है क्या? नहीं करती। पैरागाइड नहीं करती। मिरेना मैंने बताया था। LNG-20 बताया था। LNG-20 होता है, और दूसरा कौन सा होता है? प्रोजेस्टासर्ट। ये दो क्या होती हैं? हार्मोनल आईओडीज होती हैं। हार्मोनल आईओडीज होती हैं, दोनों कैसी होती है? हार्मोनल आईओडीज। LNG-20 एंड प्रोजेस्टासर्ट। LNG-20 का नाम क्या है? मिरेना। तो ये जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स? हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स का कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या है? वेट गेन। ठीक है, और आईओडीज का कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या है? ब्लीडिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज विच मेल कंट्रासेप्टिव मेथड इज इन्वॉल्व कटिंग एंड सीलिंग द वास डिफरेंस? कौन सा प्रोसीजर होता है? वेसेक्टोमी होता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए सर्वाइकल कैप? सर्वाइकल कैप का प्राइमरी फंक्शन क्या है? या फिर डायफ्राम? दोनों एक ही कैटेगरी के होते हैं, बस स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं। एज ए कंट्रासेप्टिव मेथड ये क्या करते हैं? ब्लॉकिंग स्पर्म एंट्री टू यूट्रस, इनहिबिटिंग ओवुलेशन, रिड्यूसिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो,
रिड्यूस करते हैं क्या, नहीं करते, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर तो हम इनको हटा देते हैं। प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन करते हैं क्या, नहीं करते, ये काम कौन करता है, आईयूडीज करेंगे, ठीक है। इनहिबिटिंग ओवुलेशन क्या करेंगे, ये हार्मोनल मेथड्स करेंगे, ये इनका काम क्या, ब्लॉकिंग स्पर्म एंट्री टू द यूट्रस। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट, इम्प्लांट का पर्पज क्या है, रिलीजिंग हार्मोन टू प्रिवेंट ओवुलेशन, ठीक है। जो भी हार्मोनल मेथड्स हम लोगों ने पढ़े, चाहे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हो, ठीक है, चाहे इम्प्लांट हो, ऐसी चीज जिसको कि हम यूट्रस में यूज नहीं कर रहे, यूट्रस में या बेजाना पार्ट में यूज नहीं कर रहे, अदर यूज कर रहे, वो उनका काम क्या, ओवुलेशन को प्रिवेंट करना है। तो ओसीपी हो, इम्प्लांट हो, चाहे शॉर्ट हो, ठीक है, या फिर पैचेज हो, इनका काम क्या है, ये ओवुलेशन को प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव, इंपॉर्टेंट है, सेंट क्रोमैन बताया था आपको, नॉन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव मेथड्स फॉर वुमेन, बर्थ कंट्रोल पिल्स, कॉपर टी, ये कॉपर का होता है, सॉरी इसमें उन्होंने पिल के बारे में नहीं पूछा, ये होता है जल्दबाजी का नतीजा, ठीक है। हमने पढ़ा नॉन हार्मोनल, हमारा सीधा ध्यान गया उधर सेंट क्रोमैन की तरफ, और हम अभी तो फंस जाते क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव मेथड, अब नॉन हार्मोनल की बात करें तो नॉन हार्मोनल में क्या आएगा, कॉपर टी आएगा, जिसको कि हमने क्रॉस किया था। बर्थ कंट्रोल पिल्स कैसे होते हैं, हार्मोनल, पढ़े थे नहीं पढ़े थे, कंबाइंड पिल्स एंड पीओपी पढ़ा था हमने। कॉन्ट्रासेप्टिव पैच भी क्या होते हैं, हार्मोनल्स होते हैं, ये भी नहीं आएगा। डीपो प्रोवेरा इंजेक्शन जो होता है, ये भी क्या होता है, हार्मोनल होता है, इसमें हमने पढ़ा था लीवोनॉर्गेस्ट्रल का कितना डोज देते हैं, 150 mg, सॉरी इसमें हम क्या देते हैं, डिपो प्रोवेरा में डिपो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट का कितनी डोज देते हैं, 150 mg डोज देते हैं, किसमें, डिपो प्रोवेरा में। और गवर्नमेंट सप्लाई में किस नाम से आता है, ये अंतरा के नाम से आता है, किस नाम से आता है, अंतरा के नाम से आता है, ठीक है। तो डी डिपो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ये भी क्या है, हार्मोनल है, केवल किसमें हार्मोन नहीं होता, कॉपर टी आईओडी में, क्लियर है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, अभी जो हमारे साथ हुआ है ये दिखाता है कि हमने क्वेश्चन को प्रॉपरली नहीं पढ़ा। नेक्स्ट इज विच कंट्रासेप्टिव मेथड इज ए लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कंट्रासेप्शन फॉर विमेन, विच कंट्रासेप्टिव मेथड इज लॉन्ग एक्टिंग, सबसे ज्यादा लंबा कौन है इनमें से। बर्थ कंट्रोल पिल्स आपको रोज लेनी पड़ती है, ठीक है, तो या तो मिनी पिल होगी या वंस ए वीक पिल होगी। डीपो प्रोवेरा इंजेक्शन जो होता है वो 3 मंथ के लिए प्रिवेंट करता है, इम्प्लांट जो होता है वो 3 ईयर के लिए करता है, और डायफ्राम जो होता है वो 6 आवर्स के लिए करता है। तो अब इनमें से देखिए कि सबसे ज्यादा कौन प्रिवेंट कर रहा है आपको, 3 ईयर्स इम्प्लांट। नेक्स्ट इज विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव एवरी 3 मंथ, एवरी 3 मंथ्स में कौन सा था, डीएमपीए, डीएमपीए होता है, ये होता है 3 मंथ में, कितना देते हैं, 150 mg देते हैं। दूसरा होता है नॉर एथिस्टिरोन एनेंथेट, नॉर एथिस्टिरोन एनेंथेट, इसका अपन देते हैं 200 mg, कितने महीने के लिए, फॉर 2 मंथ, ठीक है। यहाँ पे मेथड इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ हार्मोनल फॉर 3 मंथ, 3 मंथ के लिए कौन सा होता है, तो बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं होती, ये रोज लेनी पड़ती हैं डेली। कॉन्ट्रासेप्टिव पैच जो होते हैं वो 1 वीक के लिए होते हैं, डिपो प्रोवेरा जो इंजेक्शन है वो 3 मंथ के लिए होता है, और ट्यूबल लाइगेशन जो होता है वो कैसा होता है, परमानेंट होता है, कैसा होता है, परमानेंट होता है। तो डिपो प्रोवेरा इंजेक्शन अभी देखिए कितना काम आ रहे हैं हमारे, जो हमने पढ़ा था कितने टाइम के लिए इफेक्टिव, और इसी से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। डिपो प्रोवेरा इंजेक्शन जो होता है वो 3 महीने के लिए होता है, गवर्नमेंट सप्लाई में किस नाम से आता है, अंतरा के नाम से आता है, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। तो पूछ रहे हैं कि 3 महीने वाला कौन सा है, तो आपका आंसर जाएगा डिपो प्रोवेरा।
नेक्स्ट इज विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्मॉल टी शेप्ड डिवाइस प्लेस्ड इन द यूट्रस। टी शेप कौन सी होती है? इम्प्लांट होता है क्या? नहीं होता है। ये कैसा होता है? रॉड शेप होता है। डायफ्राम जो होता है वो होता है क्या? इसको अपन क्या बोलते हैं? डच कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डच कैप होता है। कैसा होता है? डोम शेप्ड होता है। डोम शेप। कॉपर टी जो होती है वो कैसी होती है? टी शेप होती है। स्पंज कैसा होता है? ये भी सर्कुलर होता है, राउंड होता है। ठीक है। Which contraceptive method involves the use of a small flexible rod inserted? Small and flexible rod inserted under the skin. क्या लगा रहे हैं? इम्प्लांट लगा रहे हैं। इम्प्लांट लगा रहे हैं। कंट्रासेप्टिव पैच जो होता है वो कहाँ होता है? ओवर द स्किन। ओवर द स्किन होता है। कैसा होता है? स्क्वायर होता है। मतलब इस तरीके का होगा, स्क्वायर। इम्प्लांट कैसा होता है? रॉड शेप्ड। कैसा होता है? रॉड शेप्ड होता है। ये अंडर द स्किन लगाया जाता है। कहा जाता है? अंडर द स्किन या विनीथ द स्किन। क्लियर है? नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइस इज अवेलेबल? आईयूडी कौन कौन सी अवेलेबल है मार्केट में? कॉपर वाली अवेलेबल है, टाइटेनियम वाली नहीं है, हार्मोनल है। क्या हो गया आपका आंसर? ए एंड सी। तो दो प्रकार के आईयूडीज अवेलेबल है, हार्मोनल एंड कॉपर टी। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग द वेजाइनल रिंग लेफ्ट इन प्लेस? वेजाइनल रिंग जो होती है वो कितने टाइम तक छोड़ी जाती है? वेजाइनल रिंग जो होती है वो 3 वीक तक लगाई जाती है। कितने टाइम तक? 3 वीक तक रखते हैं उसको अपन। 4th वीक पे उसको हटा देते हैं ताकि मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है वो आसानी से बाहर आ सके। कितने टाइम तक लगाते हैं वेजाइनल रिंग को, जो कि कैसी होती है? हार्मोनल होती है। कैसी होती है? हार्मोनल होती है। और इसको 3 वीक तक रखा जाता है। क्लियर है? 1 वीक तक क्या होते हैं? पैचेज होते हैं। और 3 मंथ के लिए क्या होता है? डीपो प्रोवेरा। डीपो प्रोवेरा जो कि इसके अंदर कंटेंट क्या होता है? डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट, DMPA। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ओरल कंट्रासेप्टिव पिल? सहेली। अब सहेली के बारे में पूछ लिया। क्या फॉलोइंग इनकरेक्ट, कौन सा इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अब आपको पता है कि सहेली जो है एंड छाया, छाया एंड सहेली, छाया एंड सहेली ये दोनों कैसी है? नॉन हार्मोनल पिल्स। नॉन हार्मोनल पिल्स। अब हमारा आएगा सेंट क्रोमेन। अरे आ गया कि नहीं आ गया? सेंट क्रोमेन, जिसका हम पहले से, जिसको हमने याद कर लिया था पिछले क्वेश्चन में, वो अब आ गया सेंट क्रोमेन। नॉन हार्मोनल एंड नॉन स्टेरॉइडल होता है ये। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? क्या है? इनकरेक्ट। इट इज टेकन बाई फीमेल्स, ये सही है, फीमेल्स के द्वारा लिया जाता है। इट हैज वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स, ये भी ठीक है कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। इज ए स्टीरॉयड, ये एक स्टीरॉयड है लेकिन ये स्टीरॉयड नहीं है। इज वंस ए वीक पिल, सप्ताह में एक बार लेते हैं। तरीका क्या बताता है इसका सेंट क्रोमैन का? कि 2 टैबलेट पर वीक लेते हैं 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए, और उसके बाद 1 टैबलेट पर वीक लेंगे कंटिन्यू 3 महीने के बाद। तो वीक में एक टैबलेट ले रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए क्या बोल दिया गया? वंस ए वीक पिल। आंसर होगा आपका सी, इज ए स्टेरॉइड, क्योंकि ये क्या है? नॉन स्टेरॉइडल है, स्टेरॉइड नहीं है।